18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेक से सुनें। कहानी की प्रकृति एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पुनर्तः लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे एक काल्पनिक और मनोरंजनात्मक रचना के रूप में लें। इस कहानी का पूरा श्रेय हॉरर तले एफएम चैनल को जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। ब्लैक मार्केट की सीमा पार करते ही दुनिया बदल गई थी, लेकिन बदलाव हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी वह भीतर उतरता है और फिर बाहर की हर चीज को धीरे धीरे संक्रमित कर देता है। रुद्र बिल्डिंग के गेट के सामने खड़ा था। पुरानी 4 मंजिला इमारत, जिसकी दीवारों पर नमी के हल्के धब्बे थे और बालकनियों में सूखते कपड़ों की जगह अब खाली रस्सियां झूलती थीं। दिन में यह इमारत सामान्य लगती थी, लगभग उबाऊ। लेकिन रात में उसकी खिड़कियां ऐसे दिखती थीं जैसे किसी विशाल, सोए हुए चेहरे की बंद पलकें। गेट आधा खुला था। धातु की चेन हवा से हल्की टकराकर कभी कभी खनक जाती। दूर से गुजरती गाड़ी की हल्की आवाज। कोई गार्ड नहीं, कोई चौकीदार नहीं। महीनों पहले जब सोसाइटी में अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं, लोग एक एक कर चले गए। पहले वे जो सक्षम थे, फिर वे जो डरते थे। अंत में बचे सिर्फ वे जिनके पास जाने की जगह नहीं थी, या जिनकी किस्मत ने उन्हें यहीं बांध दिया था। रुद्र ने कठपुतली का बक्सा थोड़ा कसकर पकड़ लिया। लकड़ी की ठंडी सतह उसकी उंगलियों से चिपकी हुई थी। बक्सा पूरी तरह स्थिर था, निर्जीव। अगर कोई देखता, तो बस एक साधारण, पुराना बॉक्स दिखाई देता। लेकिन रुद्र खामोशी सुन सकता था। खामोशी भी एक ध्वनि होती है, और यह खामोशी जागी हुई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखने के लिए पैर बढ़ाया, बक्से के भीतर साइड ने बेहद हल्का कंपन किया। इतना हल्का कि अगर उसकी ऑरा परसेप्शन जागी न होती तो वह इसे नजरअंदाज कर देता। उसका पैर हवा में ही रुक गया। अंगूठी। उसने नीचे देखा। शांत, पूरी तरह। मतलब ये चेतावनी नहीं थी, ये प्रतिक्रिया थी किसी चीज पर। उसने धीरे से गेट को धकेला। धातु ने हल्की कराह भरी। गेट के धीमे चरमराने की आवाज। लॉबी में पीली ट्यूबलाइट जल रही थी। रोशनी स्थिर नहीं थी, कभी हल्की, कभी तेज। दीवारों पर पुराने नोटिस चिपके थे, जिनके किनारे मुड़ चुके थे। एक कोने में टूटी प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी थी। सब सामान्य, लेकिन हवा में कुछ था, बहुत कमजोर, लगभग बुझती हुई। धूसर ऊर्जा, बिल्डिंग के भीतर से रिसती हुई। रुद्र की आंखें हल्की सिकुड़ी। उसने बक्से को थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे वह भी देख रहा हो। तो सिर्फ मैं ही नहीं बदला, उसने मन ही मन सोचा। सीढ़ियां अंधेरी थीं, लिफ्ट महीनों से बंद थी। उसने पहला कदम रखा। टक, आवाज जरूरत से ज्यादा गूंजी। टक टक, हर कदम की प्रतिध्वनि दीवारों से टकराकर लौटती, जैसे इमारत उसके आने की घोषणा कर रही हो। दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला था। भीतर अंधेरा, कोई हलचल नहीं। तीसरी मंजिल। जैसे ही वो अपने फ्लो पर पहुंचा, लाइट टिमटिमाए। एक बार, 2 बार, फिर स्थिर। अगर यह कोई फिल्म होती तो यहीं से डर शुरू होता। लेकिन रुद्र अब डर को डेटा की तरह देखता था। ऑब्जर्व करो। रिएक्ट मत करो। कॉरिडोर लंबा था, खिड़कियां बंद, हवा स्थिर। आधे रास्ते पर पहुंचते ही बक्सा अचानक भारी महसूस हुआ। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी कि ध्यान जाए। साइड फिर कांपी। इस बार साफ। रुद्र रुक गया। उसने सांस रोकी नहीं, बस धीमी कर दी। फिर उसे सुनाई दिया, शर्र शर्र, जैसे कोई गीली चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। आवाज कॉरिडोर के आखिरी सिरे से आ रही थी, जहां रोशनी ठीक से पहुंच भी नहीं रही थी। अंधेरा वहां जमा था, गाढ़ा। रुद्र ने बक्से की ओर देखा। 1 सेकंड, 2, फिर कठपुतली की लकड़ी जैसी पलक 1 मिलीमीटर उठी। बस एक, लेकिन इतना काफी था। अगले ही पल उसके दिमाग में आवाज उतरी। बहुत शांत, बहुत ठंडी। पीछे। उसने बिना सोचे एक कदम पीछे लिया, और उसी क्षण कुछ तेज गति से उसके सामने से गुजरा। हवा कटी। उसके बाल हल्के हिले। अगर वह वहीं खड़ा रहता तो वह चीज सीधे उसके सीने से टकराती, या शायद आर पार चली जाती। फर्श पर काले निशान बन गए, जैसे कुछ गीला घसीटा गया हो। अब वह उसे देख सकता था। अंधेरे में एक आकृति, पूरी तरह स्पष्ट नहीं, जैसे धुएं से बनी हो। टूटी हुई गर्दन, लटकता जबड़ा, आंखों की जगह गड्ढे, शरीर फर्श से आधा इंच ऊपर तैरता हुआ। उसकी हरकतें भूखी थीं। रुद्र की धड़कन एक पल को तेज हुई। डर से नहीं, एड्रेनालिन से। रेजिजुअल एंटिटी, उसने मन ही मन कहा। कुछ जो मरकर गया नहीं, अटक गया। वह चीज फिर झपटी, इस बार सीधे उसके चेहरे की ओर।
लेकिन इससे पहले कि रुद्र हिलता, बक्से का ढक्कन खुद ब खुद थोड़ा खुला। कोई धागा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस खुला, और शायद हवा में उठ गई। कमरे का तापमान अचानक गिरा, हल्की ठंडी हवा का झोंका। हवा में बैंगनी आभा फैल गई, इतनी हल्की कि आंखों से नहीं, सिर्फ महसूस की जा सके। एक चमक, और स्वीश, आवाज इतनी साफ जैसे रेशम फटा हो। आकृति बीच से कट गई, ना खून, ना चीख, बस दो हिस्से, जो अगले ही पल धुएं की तरह बिखर गए। कॉरिडोर फिर शांत। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साइड धीरे धीरे वापस नीचे आई। ढक्कन बंद। कठपुतली फिर निर्जीव, पलक बंद। रुद्र कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसने आसपास देखा, कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई चीख नहीं, किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे वह अकेला था, या जैसे इमारत चाहती थी कि वह अकेला रहे। उसने धीरे से कहा, तो तुम खुद वार करती हो। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके दिमाग में हल्की सी लहर उठी, कुछ शब्द नहीं। बस एक भावना, संतोष, जैसे शिकारी ने लंबे वक्त बाद शिकार किया हो। उसने गहरी सांस ली और अपने फ्लैट की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते समय उसकी उंगलियां स्थिर थीं। भीतर अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, कमरा सामान्य दिखा। सोफा, टेबल, किताबें, सब अपनी जगह, लेकिन ऑरस सेंस ने तुरंत बता दिया, अब ये जगह पहले जैसी नहीं है। धूसर ऊर्जा यहां भी थी, कमजोर लेकिन मौजूद। उसने कठपुतली को टेबल पर रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही छोड़ने लगा, उसकी उंगलियां एक सेकंड को अटक गईं। एक अजीब सा विरोध, जैसे हथियार कहना चाहता हो, इतनी दूर नहीं। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है। उसने उसे सोफे के पास अपनी पहुंच में रखा। कमरे में सन्नाटा था। फिर बहुत हल्की आवाज आई, लगभग सांस जैसी। पास उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ी, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। बस बैठ गया। पहली बार उसे सच में महसूस हुआ, वह अब अकेला नहीं रहता। घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। दीवार घड़ी की धीमी टिक टिक। रात गहरी होती गई। शहर की आवाजें धीमी, हवा स्थिर। उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद तुरंत नहीं आई। उसके दिमाग में बैंगनी आकाश चमका। लाशों का पहाड़, वही आकृति, इस बार पूरी तरह स्पष्ट। हाथ में साइड गड़ा हुआ, जैसे इंतजार कर रही हो अगले युद्ध का। उसकी आंख खुली। कमरा अंधेरे में डूबा था। लाइट बंद हो चुकी थी। उसने याद नहीं किया कि कब स्विच ऑफ किया। घड़ी पर रात के 3:12। तभी दूर कहीं दरवाजे पर तेज दस्तक। धम धम धम, जैसे कोई किसी के दरवाजे को पूरी ताकत से पीट रहा हो। रुद्र सीधा बैठ गया। दस्तक तीसरी मंजिल के कॉरिडोर से आ रही थी। धम धम, फिर अचानक चुप्पी, पूर्ण, इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे। हार्टबीट धीरे धीरे तेज। उसने कठपुतली की ओर देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि लकड़ी जैसे होठों पर बेहद हल्की मुस्कान है, लेकिन शायद वह उसका भ्रम था, या शायद नहीं। कमरे की हवा भारी हो गई। धूसर ऊर्जा अब स्पष्ट थी। सिर्फ एक रेजिजुअल एंटिटी नहीं, कुछ और, कुछ बड़ा, और वह इस बिल्डिंग में था। रुद्र धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा और एक नई समझ। अंगूठी खतरे पर प्रतिक्रिया देती है, लेकिन यह खतरे को खत्म कर देती है। दो अलग शक्तियां, दो अलग इरादे, और वह दोनों के बीच। बाहर कॉरिडोर में फिर हल्की सी आहट हुई, बहुत हल्की, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो, सांस लेता हुआ, रुका हुआ, इंतजार करता हुआ। रुद्र दरवाजे के पास पहुंचा, हाथ नॉब पर रखा, कुछ सेकंड तक बस खड़ा रहा, फिर धीरे से घुमाया। दरवाजा खुला। कॉरिडोर खाली था, लाइट स्थिर, फर्श पर कोई निशान नहीं, सिर्फ ठंड, असामान्य ठंड, और बहुत दूर कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर अंधेरे का एक टुकड़ा, बाकी अंधेरे से थोड़ा ज्यादा गहरा, जैसे वह देख रहा हो। रुद्र की नजरें उससे मिलीं। एक लंबा, मौन पल। फिर अंधेरा हल्का सा हिला और गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। कॉरिडोर फिर सामान्य, लेकिन रुद्र जानता था, यह शुरुआत थी। सिर्फ एक रेजिजुअल एंटिटी नहीं, पूरी बिल्डिंग संक्रमित थी। और कहीं ना कहीं, किसी दरवाजे के पीछे, कोई अब भी दस्तक दे रहा था। धीरे, लगातार, बिना आवाज के। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। दरवाजा बंद करते ही रुद्र ने कुंडी घुमाई, लेकिन उसे खुद भी पता था कि यह सिर्फ एक आदत थी। अगर जो बाहर था वह सच में अंदर आना चाहता, तो लकड़ी और लोहे की ये परतें कुछ नहीं थीं। कमरे में हल्की सी ठंड घुली हुई थी। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे बहुत हल्के हल्के हिल रहे थे। खिड़की के शीशे पर हवा की हल्की थपकियां। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें सामान्य थीं, पर भीतर एक हिस्सा चौकन्ना था, जैसे कोई शिकारी अंधेरे जंगल में खड़ा हो और उसे पता हो कि वह अकेला नहीं है। उसकी नज़र सोफे के पास रखे बक्से पर गई। कठपुतली स्थिर थी, लकड़ी जैसी, पलकें बंद। लेकिन ऑरस सेंस कह रहा था, ये सिर्फ स्थिरता नहीं थी, ये प्रतीक्षा थी।
रूद धीरे धीरे आगे बढ़ा और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। कमरे की लाइट उसने जानबूझकर नहीं जलाई। अंधेरा अब उसे डराता नहीं था। अंधेरे में चीजें साफ दिखती थीं, अगर देखने की क्षमता हो। उसने आंखें आधी बंद की। धूसर ऊर्जा अभी भी मौजूद थी, बहुत हल्की, दीवारों में रिसी हुई, जैसे किसी ने लंबे समय तक यहाँ कुछ दबाया हो और उसकी गंध अब भी ठहरी हो। उसके दिमाग में दस्तक की आवाज फिर उभरी। धम धम धम, लेकिन इस बार बिना ध्वनि के, सिर्फ स्मृति। उसने फुसफुसाया, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है। कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद कमरे का तापमान अचानक 1 डिग्री और गिर गया। टेबल पर रखे कांच के गिलास पर हल्की धुंध जमने लगी। कठपुतली की उंगलियां 1 मिलीमीटर हिली, बहुत हल्का। फिर उसके दिमाग में एक शब्द उतरा, और रूद की आंखें खुलीं। और क्या? कुछ क्षण सन्नाटा, फिर एक छवि, कॉरिडोर, तीसरी मंजिल, आखिरी फ्लैट, दरवाजा बंद, उसके पीछे कुछ। रूद ने गहरी सांस ली। तुमने देखा है? ये सवाल नहीं था। एक पुष्टि थी। कठपुतली स्थिर रही, लेकिन उसके भीतर से बहुत हल्की संतुष्टि की लहर उठी, जैसे उसने सही दिशा पकड़ ली हो। उसी क्षण हवा में हल्की नीली चमक उभरी। रूद की नजर तुरंत वहां गई। सिस्टम, पारदर्शी स्क्रीन हवा में खुली, लेकिन आज उसमें कुछ अलग था। अक्षर सफेद नहीं थे, हल्के बैंगनी। स्क्रीन पर लिखा उभरा, न्यू एंटिटी डिटेक्टेड। उसकी भौहें सिकुड़ी। अभी नीचे नई लाइन बनी, क्लासिफिकेशन अटेम्प्टिंग। कुछ सेकंड तक स्क्रीन स्थिर रही, फिर एरर। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। रूद ने पहली बार सिस्टम में एरर देखा था। सिस्टम लगभग कभी असफल नहीं होता था। वह शांत रहा। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। स्क्रीन फिर बदली। रीराइटिंग पैरामीटर्स। अक्षर थोड़े विकृत लग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ कोड में हस्तक्षेप कर रहा हो। रूद की नजर अनायास कठपुतली पर गई। क्या ये? कुछ सेकंड बाद नई लाइन उभरी, सेमी सेंटिएंट वेपन लिंक्ड, स्टेटस बाउंड, ओनरशिप म्यूचुअल। उसकी सांस एक पल को थमी। म्यूचुअल मतलब ये सिर्फ उसकी नहीं थी, वह भी उसे रखती थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो हम दोनों फंसे हैं। स्क्रीन पर अगली चेतावनी चमकी। वार्निंग, वेपन ग्रोथ पॉसिबल, कंडीशन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू डेथ एंटिटीज किलिंग इंटेंट। कमरे की हवा भारी से भारीतर हो गई। ग्रोथ मतलब यह अभी अपनी अंतिम अवस्था में नहीं है। ये बढ़ सकती है, शायद बदल भी सकती है। उसी क्षण स्क्रीन एक पल को झिलमिलाई। फिर एक शब्द खुद ब खुद टाइप होने लगा, जैसे सिस्टम नहीं, कोई और लिख रहा हो। अक्षर धीरे धीरे बने। निक्स। रूद की धड़कन हल्की तेज हुई। तो नाम मत देना। वो लड़की की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, वही चेतावनी। लेकिन यहाँ नाम खुद आया था। उसने धीरे से पढ़ा, निक्स। जैसे ही शब्द पूरा हुआ, कठपुतली की पलकें 1 मिलीमीटर उठीं। कमरे का तापमान अचानक गिरा। बहुत हल्की गूंज, जैसे दूर कहीं धातु की कंपन। उसके दिमाग में एक मुलायम, संतुष्ट लहर उठी, स्वीकार। रूद ने धीमी हंसी छोड़ी। तो तुम्हारा नाम यही है। अंगूठी अब भी शांत थी। मतलब ये गलत नहीं था। स्क्रीन पर एक नई लाइन चमकी। हिडन क्वेस्ट ट्रिगर्ड। उसकी आंखों में चमक उतर आई। हिडन क्वेस्ट हमेशा खतरनाक होती हैं। स्क्रीन बदली। लोकेशन लॉक्ड, रेजिडेंशियल ब्लॉक फ्लोर 3। ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई कॉसोस। रिवॉर्ड, पेनल्टी, एस्केलेशन। एस्केलेशन, उसने दोहराया। मतलब अगर असफल हुआ तो चीजें बदतर होंगी। कमरे में फिर दस्तक की धुंधली स्मृति उभरी। धम धम धम, इस बार ज्यादा पास। उसने सिर घुमाया। दरवाजे के नीचे की दरार से हल्की छाया गुजरी, बस एक पल के लिए, फिर गायब। उसकी धड़कन फिर तेज हुई, डर से नहीं, आशंका से। कठपुतली की साइड के पास हवा हल्की कंपन करने लगी। निक्स जाग रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं, जैसे वह इंतजार कर रही हो। पहले बार का। रूद धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। कुछ नहीं, पूर्ण सन्नाटा। फिर बहुत हल्की सांस। दरवाजे की ठीक दूसरी ओर उसकी उंगलियां नॉब पर गईं। 1 सेकंड, 2, फिर उसने दरवाजा झटके से खोला। कॉरिडोर खाली, लेकिन इस बार फर्श पर बहुत हल्के गीले निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ घसीटा हो। वे निशान सीधे कॉरिडोर के आखिरी सिरे की ओर जा रहे थे, जहां अंधेरा बाकी अंधेरे से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा था। रूद बाहर कदम रखता है, पीछे उसका फ्लैट खुला है। अंदर निक्स, और सिस्टम की स्क्रीन अब भी हवा में झिलमिला रही है। क्वेस्ट टाइमर इनिशिएटेड। घड़ी रात के 3:59 दिखा रही थी। 4 बजने वाले थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम सावधान, हर सांस नियंत्रित। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर पहुंचते ही उसे धूसर ऊर्जा का घनत्व महसूस हुआ। ये वही नहीं था जो पहले काटा गया था। ये गहरा था, पुराना, जमा हुआ, जैसे किसी ने यहां वर्षों तक कुछ पाला हो। उसने आखिरी फ्लैट के दरवाजे को देखा।
बंद, बाहर से ताला नहीं, लेकिन भीतर से कुछ था। अचानक अंदर से हल्की दस्तक आई, धीमी, लगातार, धम धम धम, लेकिन इस बार कोई ताकत नहीं। जैसे कोई अंदर से निकलना नहीं चाहता, बस याद दिलाना चाहता है कि वह वहां है। रूद ने दरवाजे को छुआ, ठंडा, बहुत ठंडा, और उसी क्षण उसके दिमाग में एक फुसफुसाहट उतरी, खोलो। वह निक्स की आवाज नहीं थी, यह अलग थी, भूखी, टूटी हुई। रूद की आंखें स्थिर रहीं। उसने हाथ पीछे खींच लिया। कौसोस, उसने बुदबुदाया। यहाँ है। उसी क्षण उसकी अंगूठी पहली बार हल्की चमकी, बहुत हल्की, मतलब ये खतरा था, लेकिन किसके लिए? उसके लिए, या अंदर जो था उसके लिए। कॉरिडोर की लाइट एक पल को टिमटिमाई, एक बार, दो बार, फिर पूरी तरह बंद, अंधेरा, पूर्ण, सांसों की हल्की आवाज। उस अंधेरे में दरवाजे के पीछे से आवाज आई, धीमी हंसी, बहुत धीमी, बहुत लंबी, और रूद ने महसूस किया, ये हिडन क्वेस्ट सिर्फ बिल्डिंग की सफाई नहीं है, यह किसी को जगाने का पहला चरण है। उसके पीछे बहुत हल्की, संतुष्ट लहर उठी। निक्स, जैसे उसने अभी अभी असली खेल शुरू होते देखा हो। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, और तीसरी मंजिल अब सो नहीं रही थी। अंधेरा अचानक नहीं आता, वह रिसता है, धीरे धीरे, जैसे पानी दीवारों के भीतर घुसता है और एक दिन पूरी सतह को सड़ा देता है। कॉरिडोर में लाइट बुझ चुकी थी, पूर्ण अंधेरा। कुछ सेकंड तक रूद ने कुछ नहीं किया, ना टॉर्च निकाली, ना पीछे हटे, सिर्फ खड़ा रहा। उसकी सांसें धीमी थीं, दिल स्थिर, मन सतह के ठीक नीचे जागा हुआ। दरवाजे के भीतर से फिर वही आवाज आई, धम धम, लेकिन इस बार बहुत धीमी, जैसे कोई थका हुआ हाथ लकड़ी पर पड़ रहा हो। अंगूठी हल्की गर्म हुई, मतलब ये खतरा था, लेकिन अभी हमला नहीं। रूद ने धीरे से अपनी हथेली दरवाजे पर रखी, लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी। और उसी क्षण उसके दिमाग में एक दृश्य फूटा, एक कमरा, सड़ा हुआ, छत से झूलता पंखा, फर्श पर बिखरे काले धब्बे, और बीच में कोई घुटनों के बल बैठा हुआ। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वह कुछ दोहरा रहा था, एक वाक्य, बार बार, दरवाजा मत खोलो। रूद ने तुरंत हाथ हटा लिया, दृश्य टूट गया। कॉरिडोर फिर वही, अंधेरा। उसने गहरी सांस ली। कौसोस, ये सिर्फ कोई भटकती आत्मा नहीं थी, यह एक बंधा हुआ पैटर्न था, एक दोहराया गया क्षण, रेजिजुअल एनर्जी का केंद्र। उसके पीछे से हल्की ठंडी लहर उठी। निक्स, बिना शब्दों के, लेकिन उसकी भावना स्पष्ट थी, ये शिकार है। रूद ने फुसफुसा कर कहा, नहीं, ये सिर्फ शिकार नहीं है। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं, फिर बहुत हल्की असहमति, जैसे कोई शिकारी भूख में दांत भींच ले। अचानक धीमी, बहुत दूर से आती खरोंचने की आवाज, कॉरिडोर की दीवारों के भीतर से। रूद की आंखें हल्की सिकुड़ी। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं था, पूरी बिल्डिंग संक्रमित थी। हिडन क्वेस्ट की स्क्रीन उसके बगल में हल्के बैंगनी प्रकाश में फिर चमकी। ऑब्जेक्टिव अपडेटेड, ट्रेस ओरिजिन, डू नॉट डिस्ट्रॉय प्रीमैच्योरली। उसने स्क्रीन को ध्यान से पढ़ा, डू नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब अगर उसने अभी अंदर जो है उसे खत्म कर दिया, तो कुछ और टूटेगा, शायद पूरा ढांचा। अचानक दरवाजे के नीचे की दरार से धूसर धुआं रिसने लगा, बहुत हल्का, बहुत धीमा। रूद पीछे नहीं हटा, उसने उस धुएं को औरा से छुआ। ठंड, भारीपन, और अपराध बोध की ऊर्जा। ये दुर्लभ था। आत्माएं डर, गुस्सा, भूख से चिपकी रहती हैं, लेकिन अपराध बोध, वह उन्हें सड़ा देता है। उसने धीमे स्वर में कहा, यहाँ किसी ने कुछ किया है। निक्स शांत रही, उसे अपराध बोध में रुचि नहीं थी, उसे मृत्यु में थी। उसी क्षण दरवाजे के भीतर से आवाज आई, बहुत हल्की, सुन सकते हो? रूद की पलक नहीं झपकी। हाँ। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर, तो खोलो। उसने जवाब नहीं दिया। उसकी अंगूठी अब हल्की हल्की चमक रही थी, मतलब ये सीधा जाल नहीं था, ये निमंत्रण था, और निमंत्रण अक्सर उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो हमला करते हैं। अचानक बहुत हल्की धातु की टकराहट, उसके पीछे। रूद्र मुड़ा। कॉरिडोर के मध्य में एक दरवाजा थोड़ा सा खुला था, वही दरवाजा जो पहले बंद था। अंदर अंधेरा, लेकिन भीतर से कोई देख रहा था। वह देख सकता था, धूसर ऊर्जा वहां भी थी, कमजोर, जैसे कोई छिपा हो। रूद ने महसूस किया, ये बिल्डिंग सिर्फ एक घटना का स्थल नहीं है, यह एक कंटेनर है। किसी ने यहाँ कुछ बांधा है, किसी को। हिडन क्वेस्ट का मतलब था, पहले समझो, फिर काटो। उसने धीरे से कहा, निक्स, अभी नहीं। कठपुतली के भीतर हल्की बेचैनी उठी। साइड ने बहुत सूक्ष्म कंपन किया, लेकिन उसने वार नहीं किया। ये बंधन म्यूचुअल था, और इस समय निर्णय रुद्र का था। अचानक तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे की ओर बहुत हल्के कदमों की आवाज, टक टक, धीमे, असंतुलित, जैसे कोई ठीक से चल नहीं पा रहा हो।
रुद्र का शरीर तंग गया। उसने सीढ़ियों की ओर देखा। अंधेरे में एक छाया उभरी, धीरे धीरे ऊपर आती हुई। मानव आकार, लेकिन चाल असामान्य। एक कंधा नीचे लटका हुआ, गर्दन तिरछी, और जैसे ही वह रोशनी के टूटे दायरे में आई, रुद्र ने उसे पहचाना, दूसरी मंजिल का बूढ़ा किराएदार। मिश्रा अंकल, जो 2 हफ्ते पहले गायब हो गए थे। उसकी आंखें खुली थीं, पूरी तरह सफेद, मुंह थोड़ा खुला, और हाथ में एक पुरानी चाबी। वह सीढ़ी के आखिरी पायदान पर रुका, फिर धीरे से बोला, दरवाजा मत। उसकी आवाज गले से नहीं आई, जैसे हवा सीधे शब्द बना रही हो। रुद्र ने स्थिर स्वर में पूछा, तुम्हें किसने बांधा? मिश्रा अंकल का सिर अचानक दाएं मुड़ा, एक अस्वाभाविक कोण पर। हड्डी के खिंचने जैसी हल्की ध्वनि। उसने, कौन? कुछ सेकंड, फिर बूढ़े के पीछे का अंधेरा घना हो गया। और उसके भीतर 2 बहुत हल्की धूसर आंखें खुलीं, गहरी, खाली। वे सीधे रुद्र को देख रही थीं। अंगूठी अचानक तेज चमकी। अब ये खतरा था। निक्स के भीतर तीखी लहर उठी। भूख। साइड का कंपन स्पष्ट हुआ। रुद्र ने धीमे स्वर में कहा, रुको। उसने बूढ़े को देखा। तुम अब भी फंसे हो। बूढ़े का चेहरा विकृत हुआ। वह अंदर है। और उसी क्षण तीसरी मंजिल के आखिरी फ्लैट का दरवाजा अपने आप चरमराया। धीरे धीरे दरवाजा बहुत धीमे खुलता है। अंदर पूर्ण अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में कुछ सांस ले रहा था, गहरा, धीमा, जैसे कोई बहुत समय से सोया हो और अभी अभी करवट ली हो। रुद्र ने महसूस किया, ये कौर है, लेकिन इसे मारना समाधान नहीं। यह नोड है, अगर इसे अभी काटा तो बाकी सब मुक्त हो जाएगा। और मुक्त ऊर्जा अनियंत्रित होती है। उसने सीढ़ियों के पास खड़े बूढ़े की ओर देखा। तुम्हें चाबी किसने दी? बूढ़े की उंगलियां कांपी। उसने चाबी उठाई, धीरे धीरे आगे बढ़ाया। खोला था हमने सबने। उसकी आवाज टूटने लगी, चेहरा दरकता हुआ, जैसे मिट्टी का बना हो। रुद्र के भीतर समझ की पहली रेखा खींची। ये किसी एक की गलती नहीं थी, ये सामूहिक निर्णय था। और कुछ ऐसा खोला गया था जिसे खुलना नहीं चाहिए था। अचानक बूढ़े का शरीर झटका खाकर पीछे गिरा। धूसर धुआं उसके मुंह से निकला, सीधे आखिरी फ्लैट की ओर खींच गया। अंधेरा एक पल को धड़क उठा। हार्टबीट एकदम गहरा और भारी। निक्स के भीतर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। भूख अब तेज थी। रुद्र ने महसूस किया, अगर उसने उसे रोका नहीं, तो वह अभी हमला करेगी। और शायद यही चाहा जा रहा है। कौ खुद को उकसा रहा है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, निक्स, अभी नहीं। कुछ सेकंड, फिर हल्की ठंडी स्वीकृति, लेकिन अधूरी। जैसे शिकारी को रोका गया हो, जब शिकार सामने हो। अंधेरे फ्लैट के भीतर से अब आवाज आई। धीमी हंसी, समझदार। रुद्र की आंखें स्थिर रहीं। तुम बंधे हो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर तुम भी। कॉरिडोर की दीवारों में दरारें उभरने लगीं, बहुत सूक्ष्म, जैसे भीतर से दबाव हो। हिडन क्वेस्ट स्क्रीन फिर चमकी। वार्निंग, कॉलोवेनस राइजिंग, टाइम विंडो नैरोइंग। रुद्र ने महसूस किया, अब खेल शुरू हो चुका है। ये शिकार नहीं है, ये रणनीति है, और जो भीतर है वो सिर्फ फंसा नहीं है, वह सीख रहा है। उसने धीरे धीरे एक कदम पीछे लिया। आखिरी फ्लैट का दरवाजा अब पूरी तरह खुला था। अंधेरा भीतर घूम रहा था, और उसमें एक आकृति आकार ले रही थी। पूरी नहीं, अधूरी, लेकिन स्पष्ट रूप से मानव नहीं। निक्स के भीतर अब एक तीखी लहर उठी, जैसे वह पहचान गई हो। और इस बार उसके दिमाग में एक शब्द उतरा, बहुत साफ। पुराना। रुद्र की रीढ़ में ठंडी से हरन दौड़ी। ये बिल्डिंग की घटना नई नहीं थी। ये बहुत पुराना था, और आज किसी कारण से ये फिर जाग रहा था। कॉरिडोर में हवा भारी हो गई। घड़ी ने नीचे कहीं 4 बजाए। दूर से घड़ी की 4 धीमी घंटियां। और रुद्र ने महसूस किया, हिडन क्वेस्ट अब सिर्फ खोज नहीं रहा, ये चयन कर रहा है। कौन बचेगा, कौन बंधेगा, और कौन अगला कौ बनेगा। 4 घंटियां थमते ही बिल्डिंग के भीतर एक ऐसी चुप्पी उतरी जो सामान्य चुप्पी नहीं थी। ये वह खामोशी थी जो किसी निर्णय के बाद आती है। कॉरिडोर के आखिरी फ्लैट का दरवाजा अब पूरी तरह खुला था। अंदर अंधेरा स्थिर नहीं था, वह घूम रहा था, जैसे किसी गहरे कुएं में धुआं नीचे की ओर सिमटता हो। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। अंगूठी अब हल्के हल्के गर्म थी। न चेतावनी की तीव्रता, न पूर्ण शांति, बीच की अवस्था। मतलब खतरा संतुलित है। निक्स के भीतर हल्की कंपन थी। उत्सुकता, भूख, और पहचान। पुराना, वही शब्द उसके भीतर गूंजा। रुद्र दरवाजे की चौखट पर रुका। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। ठंडी हवा की लंबी धीमी सरसराहट। कमरे में कोई फर्नीचर साफ नहीं दिख रहा था, बस दीवारें और फर्श। लेकिन फर्श पर काले गोल निशान बने थे, जैसे किसी ने वहां लंबे समय तक कुछ रखा हो या बांधा हो। रुद्र ने ऑरा फैलाया। धूसर ऊर्जा यहां सघन थी, परतों में,
ऊपर ऊपर ताज़ा, नीचे नीचे सड़ी हुई, जैसे किसी ने पहले यहाँ कुछ किया। फिर उसे दबा दिया और अब वो फिर से सांस ले रहा हो। अचानक उसके दिमाग में एक झटका आया। दृश्य उसी कमरे का, लेकिन सालों पहले। दीवारें नई, फर्श साफ, बीच में 5 लोग खड़े, उनके हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद, और फर्श पर वही गोल निशान। पर इस बार लाल। रूद ने आंखें खोलीं, दृश्य टूट गया। कमरे में अब भी वही अंधेरा। 5, उसने बुदबुदाया। निक्स शांत रही। उसे अनुष्ठानों में रुचि नहीं थी, उसे परिणाम में थी। कमरे के कोने से हल्की आहट आई, जैसे कोई दीवार के पीछे सरका हो। रूद ने धीरे से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं आते? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर अंधेरे के भीतर 2 धूसर आंखें उभरी, गहरी, स्थिर। वे उसी को देख रही थीं। तुम जानते हो। आवाज दीवारों से आई, छत से, फर्श से। अगर मैं बाहर आया तो वे टूट जाएंगे। वे। अंधेरा थोड़ा सा घन हुआ। बंधन। रूद ने गहरी सांस ली। ये कौ सिर्फ एक इकाई नहीं था, यह एक गांठ था, कई आत्माओं की ऊर्जा एक साथ बांधी गई। शायद उस रात, जब 5 लोग यहाँ खड़े थे। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें किसने बांधा? कुछ पल सन्नाटा, फिर हमने। कमरे का तापमान अचानक गिरा, कांच के हल्के चटकने जैसी ध्वनि। हमने खुद को बांधा। रूद की आंखों में हल्की चमक आए। क्यों? अंधेरे में हलचल हुई। दृश्य फिर उभरा। 5 लोग, घबराए हुए, किसी चीज से डरते हुए। और कमरे के कोने में एक छाया, बहुत बड़ी, बहुत विकृत। मानव नहीं, उन्होंने कुछ बुलाया था। और जब वह आया तो उन्हें समझ आया कि वे गलती कर चुके हैं। तो उन्होंने खुद को बांध दिया, उसे रोकने के लिए। रूद ने धीरे से कहा, तुम कंटेनमेंट हो। अंधेरे में हल्की हंसी गूंजी। और तुम। उसने जवाब नहीं दिया। निक्स के भीतर तीखी लहर उठी। ये कंटेनमेंट अगर टूटा, तो जो भीतर असली चीज है, वह मुक्त हो जाएगी। और वही, शायद, पुराना है। अचानक कमरे के बीच की हवा फट सी गई। बहुत हल्की, गहरी धात्विक गूंज। फर्श के गोल निशान चमक उठे। धूसर नहीं, काले। और उन गोलों के भीतर चेहरे उभरने लगे। मिश्रा अंकल, एक महिला, एक बच्चा, 2 और पुरुष। उनकी आंखें खुलीं, सफेद। वे एक साथ बोले, हमें मुक्त करो। रूद्र का दिल एक पल को तेज हुआ। ये दया का जाल था। अगर वह कंटेनमेंट तोड़ता, तो भीतर जो दबा है, वह निकल आएगा। अंगूठी अब तेज गर्म थी। खतरा बढ़ रहा था। निक्स की साइड ने पहली बार पूरी स्पष्टता से कंपन किया। ये भूख नहीं थी, ये प्रत्युत्तर था, जैसे उसने पहचान लिया हो। भीतर जो असली इकाई है, वह उसका पुराना शिकार है। अचानक, अंधेरे के भीतर से एक हाथ निकला, लंबा, असामान्य, उंगलियां बहुत पतली। वो फर्श पर पड़े गोल निशानों को छूने लगा, हर स्पर्श के साथ। चेहरे दर्द से विकृत होते। तुम समझदार हो, आवाज फुसफुसाई। उसे मत छुओ। रूद की आंखें स्थिर रहीं। तुम कौन हो? कुछ सेकंड, फिर अंधेरा फटा, और उसके भीतर एक आकृति बनी। लंबी, झुकी हुई, चेहरा छाया में, लेकिन हाथ में एक टूटी हुई दरांती। निक्स के भीतर तीव्र झटका उठा, इतना तीव्र कि रुद्र का सिर एक पल के लिए घूम गया। हार्ट बीट अचानक तेज। उसके दिमाग में एक छवि चमकी। बैंगनी आसमान, लाशों का पहाड़, और वही आकृति, लेकिन पूर्ण। ये वही है, या उसका हिस्सा, अधूरा। तुम्हारा, अंधेरे ने कहा। हथियार मेरा था। कमरे की हवा कांपी। रुद्र ने पहली बार हल्की ठंडक अपनी रीढ़ में महसूस की। डर नहीं, लेकिन गहराई की समझ। निक्स सिर्फ हथियार नहीं थी, वो किसी बड़े अस्तित्व का अंश थी, शायद टूटकर अलग हुई, शायद चुराई गई। अचानक, अंधेरा आगे बढ़ा। फर्श के गोल निशान कांपे, चेहरे चीखे, बहुत धीमी, सामूहिक कराह। अगर तुम मुझे नष्ट करते हो, आवाज गूंजी, तो वे मुक्त होंगे और मैं भी। अगर मैं तुम्हें रहने दूं। कुछ सेकंड तो वे सड़ते रहेंगे। रूद ने आंखें बंद की। गणना, 2 विकल्प, दोनों में हानि। हिडन क्वेस्ट स्क्रीन फिर उभरी। कॉ आइडेंटिफाइड, ट्रू एंटिटी, फ्रैगमेंट हाई थ्रेट। कंडीशन, सील और इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। उसकी सांस एक पल को थमी। मतलब, या तो वह इसे फिर बांधे, या इसे अपने सिस्टम में शामिल करे। निक्स के भीतर तीखी लहर उठी। ये चाहती थी, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब, जो भीतर है, वह उसके भीतर भी होगा। अचानक अंधेरे की आकृति तेजी से आगे झपटी, सीधे उसकी ओर। इस बार, वह नहीं रुका। निक्स की साइड अपने आप उठी। बैंगनी आभा फूटी, हवा के फटने जैसी तीखी ध्वनि। दोनों दरांतियां टकराईं। चिंगारियां नहीं, बल्कि धूसर और बैंगनी ऊर्जा का टकराव। कमरा कांप उठा। दीवारों में दरारें उभर आईं। फर्श के गोल निशान टूटने लगे। चेहरे चीखने लगे। सामूहिक, दबा हुआ शोर। रुद्र ने महसूस किया। अगर यह टकराव कुछ सेकंड और चला तो कंटेनमेंट टूट जाएगा। उसने दांत भींचे। निक्स, पीछे,
साइद एक पल के लिए रुकी। अंधेरे की आकृति हंसी। तुम उसे रोक सकते हो। रुद्र ने पूरा ध्यान केंद्रित किया। इंटीग्रेशन। उसने हाथ आगे बढ़ाया, सीधे उस अंधेरे के सीने में। ठंड अत्यधिक, जैसे बर्फ के भीतर हाथ डाल दिया हो। अंगूठी तेज जलने लगी। तेज धड़कन। हिडन क्वेस्ट स्क्रीन चमकी। इंटीग्रेशन इनिशिएटेड। अंधेरा चीखा। चेहरे कांपे। गोल निशान टूटकर हवा में उठे। निक्स के भीतर तीव्र लहरें उठीं। दर्द, क्रोध और पहचान। रुद्र ने महसूस किया, दो स्मृतियां टकरा रही हैं। एक वर्तमान, दूसरी बहुत पुरानी, जब यह इकाई पूर्ण थी। और तब किसी ने इसे तोड़ा। कमरे की हवा फटने लगी। गहरी, भारी गूंज। अंधेरा पीछे हटने लगा। तुम नहीं समझते। रुद्र ने आंखें खोलीं। मैं समझना नहीं चाहता। उसने और गहराई में हाथ डाला। और उसी क्षण कुछ टूट गया, लेकिन कंटेनमेंट नहीं। अंधेरे की आकृति बीच से दरक गई। उसका आधा हिस्सा धुएं की तरह निक्स की ओर खींच गया। दूसरा आधा फर्श के गोल निशानों में वापस गिर गया। कमरा स्थिर हो गया। पूर्ण सन्नाटा, पूर्ण मौन। फर्श पर अब 5 हल्की रोशनियां थीं। चेहरे शांत, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं। हिडन क्वेस्ट स्क्रीन फिर उभरी। इंटीग्रेशन पार्शल, कॉस्ट स्टेबलाइज्ड टेम्पररीली, ट्रू एंटिटी इनकम्प्लीट। रुद्र ने धीरे से सांस छोड़ी। निक्स अब स्थिर थी, लेकिन उसके भीतर कुछ नया था, कुछ पुराना। कमरे के कोने में अंधेरा अब उतना गहरा नहीं था, लेकिन पूरी तरह गायब भी नहीं। और उसी अंधेरे में दो बहुत हल्की आंखें फिर खुलीं। पहले से छोटी, कमजोर, लेकिन जिंदा। तुमने गलती की। आवाज बहुत धीमी थी। अब वह जानता है। रुद्र की भौं हल्की सिकुड़ी। कौन? अंधेरा मुस्कुराया और गायब हो गया। कमरे में सिर्फ ठंड बची और फर्श पर 5 मंद रोशनियां। निक्स के भीतर अब शांति थी, लेकिन वह संतोष नहीं था। वह प्रतीक्षा थी। और रुद्र समझ गया, ये युद्ध इस बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ एक टुकड़ा था, किसी बड़े, बहुत बड़े अस्तित्व का, जो अब उसकी ओर देख रहा है। दूर खड़ी काली एसयूवी के शीशे अंधेरे में घुल गए थे। शहर की लाइटें उस पर पड़कर भी उसे पूरी तरह उजागर नहीं कर पा रही थीं। बिल्डिंग की छत पर खड़े दो साए नीचे सड़क पर खड़े रुद्र को देख रहे थे। लड़की ने बाइनोक्यूलर आंखों से हटाए बिना कहा, अभी भी खड़ा है, घबराया नहीं। उसके पास खड़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, इस लड़के में दम है, अभी तक जिंदा है। लड़की की आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी। दम है, इसीलिए तो नजर गई है मेरी। वह लड़की ईशा। हवा उसके बालों को हल्का हल्का उड़ा रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता नहीं, गणना थी। जैसे वह किसी शिकार को नहीं, एक प्रोजेक्ट को देख रही हो। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। एक तीसरा आदमी छत पर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, सर, हमने पुलिस और मेडिकल को साफ साफ बता दिया है कि वहां की लाशों का क्या करना है। कोई सवाल नहीं उठेगा। पहला आदमी संतोष से सिर हिलाता है। अच्छा है। वह धीरे धीरे ईशा के पास आया। तो ईशा, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू करें। ईशा ने बाइनोक्यूलर नीचे किया। उसकी आंखों में चमक थी। क्यों नहीं, मास्टर। जहां तक मैंने इस बिल्डिंग के बारे में पढ़ा है, अभी जो कुछ हुआ और इस लड़के ने जो भी किया, वो सिर्फ छोटे छोटे पटाखे थे। आदमी ने हल्की हंसी छोड़ी। तुम्हें लगता है वो तैयार है? ईशा की निगाह फिर रुद्र पर गई। आज रात देख लेंगे। आफ्टर ऑल, मुझे मेरा बेच भी तो चाहिए। उस आदमी का नाम कोई नहीं जानता था। दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती थी, डायरेक्टर वी। उसका चेहरा आधे अंधेरे में था। आंखें ठंडी, गहरी, जैसे वह इंसानों को नहीं, संभावनाओं को देखता हो। नीचे सड़क पर रुद्र को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सिर उठाकर आसपास की इमारतों को देखा। सब सामान्य लग रहा था। खिड़कियां बंद, छतें खाली, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे अचानक पुलिस अधिकारी की वो बात याद आई। पूछताछ हो चुकी है। किसने की? रुद्र की सांसें गहरी हो गईं। ये सब बहुत व्यवस्थित था, बहुत साफ, जैसे किसी ने पहले से पूरी पटकथा लिख रखी हो। उसी समय उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर। उसने कुछ पल देखा, फिर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक शांत, नियंत्रित आवाज आई, तुम्हें आज रात उस बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए था। रुद्र का शरीर सख्त हो गया। कौन? हल्की सी हंसी। अभी नाम जानने की जरूरत नहीं। इतना समझ लो, तुम अकेले नहीं हो। तुमने पुलिस को रोका। कुछ सेकंड का मौन। हमने सिर्फ संतुलन बनाए रखा। रुद्र की आंखों में गुस्सा चमका। कौन हो तुम? आवाज ठंडी हो गई। आज रात 12 बजे, वही बिल्डिंग। अगर सच जानना है तो आना। लेकिन इस बार पटाखों से काम नहीं चलेगा। कॉल कट। रुद्र कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। डर था, लेकिन उससे बड़ा था जिज्ञासा। ऊपर छत पर ईशा ने फोन जेब में रखा। आएगा? उसने पूछा। डायरेक्टर वी ने बिना झिझक कहा। जरूर आएगा। जिज्ञासा हमेशा डर पर जीतती है। और अगर नहीं आया?
डायरेक्टर वी की आंखें अंधेरे में चमकीं। तो हम उसे आने पर मजबूर कर देंगे। हवा अचानक तेज चली। शहर की लाइटें जैसे कुछ पल के लिए मंद पड़ीं। ईशा ने आखिरी बार बाइनोक्यूलर से रुद्र को देखा। आज रात उसकी असली परीक्षा होगी। डायरेक्टर वी मुड़ा। नहीं ईशा, आज रात तुम्हारी भी। छत पर सन्नाटा छा गया। नीचे सड़क पर रुद्र ने एक आखिरी बार उस इमारत की ओर देखा। उसे अब यकीन हो चुका था यह कोई साधारण खेल नहीं है। कोई है जो परछाइयों से उसकी हर चाल देख रहा है। और आज रात शिकार और शिकारी की परिभाषा बदलने वाली है। अंडरस्को रात ठीक 8 बजे काला सोसाइटी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 507 की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर फैल रही थी। बाहर पूरा परिसर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा बह रही थी, पर पेड़ों की पत्तियां जैसे आवाज करने से डर रही हों। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज आती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में गर्म गर्म चिकन बिरयानी से भाप उठ रही थी। रुद्र चुपचाप बैठा खाना खा रहा था। उसके सामने, बिल्कुल सामने, लकड़ी की कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी, काले गाउन में, हाथ में नुकीली साइड, चेहरा सफेद जैसे मोम, आंखें बंद, निर्जीव। कम से कम देखने में तो निर्जीव। अगर कोई आम इंसान ये दृश्य देख लेता, एक युवक रात में बिल्कुल शांति से भोजन कर रहा था। उसके ठीक सामने मौत का प्रतीक बनी एक सुंदर लड़की के रूप वाली गुड़िया बैठी थी, जिसके हाथ में चमकती हुई दरांती साइड थी। ऐसा दृश्य देखकर कोई भी या तो वहीं बेहोश हो जाता, या घबराकर पुलिस को फोन कर देता, और अगर किसी को ये बात बताता, तो शायद लोग उसे सीधा पागलखाने भेज देते। लेकिन रुद्र के लिए यह अब सामान्य था। उसने चम्मच से बिरयानी का एक कौर उठाया, सूंघा, और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो निक्स, मैं तो खाना खा रहा हूं। पर तुम बताओ, क्या तुम ये खाना खाती हो? ये आम इंसानों का खाना है। इसे चिकन बिरयानी कहते हैं। अगर तुम खा सकती हो, तो बता देना, मैं तुम्हें भी दे सकता हूं। उसकी आवाज में हल्का मजाक था, पर आंखों में गंभीरता। गुड़िया चुप, कमरा चुप, घड़ी की टिक टिक, और एस बड़ी ई की हल्की आवाज। रुद्र ने कंधे उचका दिए। चलो, कोई बात नहीं। आज तुम्हें भूतों का शिकार करने को मिलेगा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, टक, गुड़िया की एक आंख की पुतली हल्की सी दाईं ओर हिली। रुद्र का हाथ वहीं रुक गया। अगले ही पल साइड के चारों ओर हल्का सा बैंगनी पर्पल आभामंडल घूमने लगा। धीरे धीरे वह आभा तेज होती गई, जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी मनपसंद चॉकलेट मिलने वाली हो। कमरे का तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गया। रुद्र की सांस से हल्की भाप निकलने लगी। वह मुस्कुराया। हाँ, समझ गया, तुम्हें बिरयानी नहीं, आत्माएं पसंद हैं। बैंगनी आभा अब साइड की धार पर घूम रही थी। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। फिर गुड़िया की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हुई। कर्कश आवाज, लकड़ी के जोड़ जैसे खुद ब खुद खींच रहे हों। और फिर उसकी आंखें खुलीं। वे आंखें काली नहीं थीं। वे खाली भी नहीं थीं। उनके अंदर घूमती हुई बैंगनी रोशनी थी। रुद्र ने बिना घबराए पानी पिया। आज काला सोसाइटी के बेसमेंट में कुछ है, मुझे साफ महसूस हो रहा है। पिछले 3 दिनों से वहां अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा जमा हो रही है। जैसे कोई भटकी हुई आत्मा, या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, पिछली बार जब मैं वहां गया था, तो मरते मरते बचा था। उस रात अगर किस्मत साथ न देती, तो शायद आज मैं जिंदा न होता। लेकिन अब हालात अलग हैं। अब तुम मेरे साथ हो, और इसलिए मैं वापस जाऊंगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि उस बेसमेंट के कमरे में जो दरवाजा दिखाई देता है, वह सिर्फ रात में ही क्यों नजर आता है। आज सुबह जब मैं नीचे गया था, तो वहां कुछ भी नहीं था, न कोई दरवाजा, न कोई निशान। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन एक चीज थी, रामू काका की बेटी ने जिस दिन आखिरी बार कपड़े पहने थे, वही कपड़ा का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे बेसमेंट के कोने में मिला। हल्का सा फटा हुआ, धूल में दबा हुआ। अगर कोई ध्यान न दे, तो शायद वह टुकड़ा दिखे भी नहीं। मगर मैंने उसे देखा, और मैं भूल नहीं सकता। उसने गहरी सांस ली। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी बढ़ाने का रास्ता चाहिए, और वह रास्ता सिर्फ आत्माओं को खत्म करने से होकर जाता है। उसकी आवाज में अब ठंडा लालच घुल चुका था। अगर बेसमेंट में जो भी है, वह सच में शक्तिशाली आत्मा है, तो शायद वह मुझे 10-15 साल की उम्र दे सके। बस एक आखिरी सौदा, एक आखिरी शिकार। वह कुछ पल के लिए खिड़की की ओर देखने लगा, जैसे अंधेरे में किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि रामू काका की बेटी या तो मर चुकी हो, या भाग गई हो। बस वह कैद में न हो। क्योंकि अगर वह बंदी है, तो उसने जो झेला होगा, वह सोचकर ही रूह कांप जाती है। अगर वह आत्मा इतनी ताकतवर है, तो न जाने उस बेचारी लड़की की आत्मा के साथ क्या क्या किया होगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर से आती हवा की सरसराहट जैसे किसी की धीमी फुसफुसाहट में बदल गई। आज रात हम नीचे जाएंगे, उसने ठान लिया। अगर वह दरवाजा फिर दिखाई दिया, तो इस बार मैं उसे खोलकर रहूंगा, चाहे उसके पीछे मौत ही क्यों ना खड़ी हो। उसके होंठों पर एक हल्की, खतरनाक मुस्कान उभरी।
या तो मैं और मजबूत होकर लौटूंगा, या फिर यह बेसमेंट मेरी आखिरी मंजिल होगा। गुड़िया अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। उसकी पतली उंगलियां साइड को इस तरह कसकर थामे थीं, जैसे किसी भी क्षण वार कर देगी। अचानक अभय के मन में ईशा का ख्याल कौंधा। आज उसने उसे बिल्डिंग के नीचे मिलने के लिए बुलाया था, वह वादा करके आया था। उसी क्षण टेबल पर रखा चम्मच अपने आप हिलने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। ठन्नन आवाज कमरे में अजीब ढंग से गूंज उठी। बाहर गलियारे में किसी के धीमे धीमे चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर रुककर सांस ले रहा हो। अभय ने धीरे से सिर हिलाया। आज शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। उसने खुद से बुदबुदाया, ईशा की परवाह मत करो। उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। वह सिर्फ सिरदर्द है। जितना उससे दूर रहो उतना बेहतर है। फिर एक पल को उसकी आवाज नरम पड़ गई। हालांकि उसने मेरी मदद की है, अगर मौका मिला तो उसका यह एहसान जरूर उतारूंगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ गुड़िया की दरांती की ठंडी चमक और अंधेरे में किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास बाकी था। रुद्र ने सिर घुमाया। फ्लैट का मुख्य दरवाजा बंद था, पर नीचे की दरार से हल्की सी काली धुंध अंदर घुसने लगी। निक्स की साइड से निकली आभा अचानक तीव्र हो गई। रुद्र धीरे से उठा। उसने प्लेट सिंक में रखी, हाथ धोए, जैसे वह किसी सामान्य ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहा हो। दिन के बाद काम, अच्छी दिनचर्या है ना? दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने अपनी जेब से एक काला धागा निकाला, जिस पर छोटे छोटे धातु के मंत्र चिन्ह लटक रहे थे। उसने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, पर हवा भारी थी। लाइट्स झिलमिला रही थीं। दूर लिफ्ट के पास एक बूढ़ी औरत की परछाई खड़ी थी, झुकी हुई, स्थिर। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। तुम नहीं हो, या पहले भी मिली हो? परछाई ने सिर उठाया। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा। अचानक पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया। बत्ती गुल, केवल निक्स की साइड की बैंगनी रोशनी चमक रही थी। गुड़िया अब रुद्र के कंधे पर बैठी थी। उसकी आवाज पहली बार गूंजी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। शिकार। रुद्र ने गहरी सांस ली। ठीक है, शुरू करते हैं। अगले ही पल वह परछाई बिजली की तरह उन पर झपटी, पर उससे पहले ही निक्स की साइड हवा में घूमी। बैंगनी चाप आंख ने अंधेरे को चीर दिया। चीख, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। गलियारे की दीवारों पर दरारें उभर आईं। शीशे टूट गए। हवा में धुंध घूमने लगी। रुद्र पीछे नहीं हटा। उसने अपना काला धागा हवा में घुमाया और मंत्र फुसफुसाया। बंधन। धुंध सिकुड़ने लगी। परछाई जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। अब उसका चेहरा दिख रहा था। वह कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। वह कई चेहरों का मिश्रण थी, जैसे दर्जनों आत्माएं एक साथ चिपकी हों। निक्स की आंखें और चमक उठीं। 3 आत्माएं भीतर। रुद्र मुस्कुराया। तो आज तुम्हें दावत मिलेगी। साइड नीचे गिरी। बैंगनी रोशनी ने उस आत्मा को 3 हिस्सों में बांट दिया। हर हिस्सा अलग अलग चीखता हुआ हवा में तैरने लगा और फिर निक्स गुड़िया की मुंह में समा गया। पूरा गलियारा फिर शांत। लाइट्स वापस जल उठीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दीवारों की दरारें गायब, शीशे सही, केवल फर्श पर हल्का सा ठंडा निशान। रुद्र ने जम्हाई ली। डेजर्ट कैसा था? गुड़िया फिर से निर्जीव हो गई। बैंगनी आभा गायब। वह वापस उसके कंधे से उतरकर हाथ में लटक गई, एक साधारण खिलौने की तरह। रुद्र फ्लैट में लौटा, दरवाजा बंद किया। घड़ी में 8:23 बजे थे। 23 मिनट, बुरा नहीं। वह सोफे पर बैठा और छत को देखने लगा। पर उसके मन में एक बात खटक रही थी। 3 आत्माएं एक साथ। ये सामान्य नहीं था। काला सोसाइटी बिल्डिंग में कुछ बड़ा जाग रहा था। और शायद अगली बार केवल एक गुड़िया और एक युवक काफी नहीं होंगे। रुद्र की आंखों में हल्की गंभीरता उतर आई। निक्स, लगता है हमें जल्द ही असली खेल खेलने वाला कोई मिलने वाला है। खिड़की के बाहर दूसरी सोसाइटी की छत पर 2 काली आकृति खड़ी थी। वह दोनों सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अंडस्को। काला सोसाइटी बिल्डिंग की छत पर हवा कुछ अलग थी। नीचे 5वीं मंजिल के गलियारे में अभी अभी जो हुआ था वह सामान्य आंखों से छिप गया था, पर हर चीज से नहीं। छत के कोने पर पानी की टंकी के पास 2 आकृतियां खड़ी थीं। एक लंबा काला कोट पहने, चेहरा आधा मास्क से ढका, उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। दूसरी, काले बाल हवा में उड़ते हुए, आंखों में ठंडी नीली चमक, चेहरा सुंदर लेकिन भावक्रोध से भरा। नीचे की खिड़की से निकलती बैंगनी रोशनी अभी भी उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। 3 आत्माएं एक साइड। बैंगनी विभाजन। डायरेक्टर वी ने हाथ पीछे बांध रखे थे। उसकी आवाज धीमी, नियंत्रित और विश्लेषणात्मक थी। तो ये बंदा बढ़िया है, लेकिन अभी नौसिखिया है। तुम क्या कहती हो? ठीक ठाक है। ईसा की आंखें अभी भी नीचे की ओर टिकी थीं। उसने बिना डरे आत्माओं को बांधा। ये सामान्य नहीं है, पर उसकी ऊर्जा अस्थिर है। नियंत्रण अधूरा है। नीचे फ्लैट 507 की खिड़की बंद हुई। रुद्र अंदर चला गया। डायरेक्टर वी हल्का मुस्कुराया। पोटेंशियल है, ईसा ने तीखे स्वर में पूछा। हम लोग कब आगे बढ़ेंगे? डायरेक्टर वी ने तुरंत जवाब नहीं दिया।
वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, जैसे किसी अदृश्य गणना में व्यस्त हो। अभी नहीं, मुझे इस लड़के को और देखना है। हो सकता है हमें आरव जैसा एक और इन्वेस्टिगेटर मिल जाए। जैसे ही आरव नाम हवा में तैरा, ईसा का चेहरा कठोर हो गया। हाँ हाँ, आरव जैसा इन्वेस्टिगेटर। उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अब मिलना नामुमकिन है। वह वादे का पक्का आदमी था। और ये तो मदद के बाद भी दोगला निकल सकता है। डायरेक्टर वी ने उसकी ओर देखा। भावनाएं निर्णय को धुंधला करती हैं, ईसा। भावनाएं। ईसा की आवाज भारी हो गई। आरव मरा क्योंकि हमने भरोसा किया। हमने उसे अकेला छोड़ा। हवा अचानक तेज हो गई। छत पर लगे लोहे के पाइप टकराने लगे। डायरेक्टर वी कुछ कहने ही वाला था कि उसने नीचे की ओर देखा। शांत रहो, देखो, ये लड़का कहीं जा रहा है। ईसा तुरंत छत के किनारे तक आए। नीचे सोसाइटी के गेट की ओर रुद्र बढ़ रहा था। रात के 8:37। निक्स अब फिर से निर्जीव गुड़िया की तरह उसके हाथ में लटक रही थी। लेकिन डायरेक्टर वी की आंखें अलग कुछ देख रही थीं। उसके चारों ओर रेजिजुअल ऑरा अभी भी घूम रहा है। उसने आत्माओं को अब्जॉर्ब नहीं किया। उसने उन्हें उस गुड़िया को फीड किया है। ईसा की भौहें सिकुड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो? डायरेक्टर वी धीरे से बोला। वह अकेला नहीं है। असली ताकत उस गुड़िया में है। नीचे। अंडरस्को। रुद्र ने सोसाइटी गेट पार किया। सड़क लगभग खाली थी। सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। उसने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक मैप खुला था, बेसमेंट का लेआउट। ईसा ने छत से देखा। ये वापस बेसमेंट जा रहा है। डायरेक्टर वी ने सिर हिलाया। नहीं, ये जांच कर रहा है। इसे शक है कि 3 आत्माएं प्राकृतिक नहीं थीं। छत पर सन्नाटा। फिर डायरेक्टर वी ने जेब से एक छोटा काला उपकरण निकाला। उसकी स्क्रीन पर ऊर्जा पैटर्न घूम रहे थे। सिग्नल स्पाइक हो रहा है। ईसा की आवाज ठंडी हो गई। तो कोई और भी यहाँ है। नीचे सड़क के उस पार एक परछाई खड़ी थी। वह स्थिर थी। रुद्र रुका। निक्स की आंखों की पुतली हल्की सी हिली। बैंगनी चमक बहुत हल्की पर मौजूद। रुद्र ने बिना पीछे देखे कहा, आज काफी काम हो गया। अगर छुपे हो तो सामने आ जाओ। परछाई हिली नहीं। डायरेक्टर वी की आंखें सिकुड़ी। इंटरेस्टिंग, ईसा ने पूछा। तुम्हें क्या लग रहा है? या तो ये लड़का ब्लफ कर रहा है या इसे हमारी मौजूदगी का अंदाजा है। नीचे। रुद्र धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें सीधे छत की दिशा में उठीं। सीधे। ईसा का दिल एक पल को धड़का। इसने हमें देख लिया। डायरेक्टर वी ने हल्का सा सिर झुकाया। नहीं, यह महसूस कर रहा है। रुद्र की आंखें कुछ सेकंड तक छत पर टिकी रहीं। फिर उसने मुस्कुरा दिया। निक्स की साइड से बहुत हल्की बैंगनी रेखा हवा में बनी और तुरंत गायब हो गई। छत पर खड़े दोनों ने उसे देखा। डायरेक्टर वी की आवाज पहली बार गंभीर हुई। इसने मां कर छोड़ दिया। ईसा समझ गई। इसका मतलब अब ये सिर्फ शिकार नहीं रहा। ये शिकारी बनना चाहता है। हवा और भारी हो गई। नीचे सड़क की लाइट फूट गई। अंधेरा। कुछ सेकंड, फिर सब सामान्य। रुद्र गायब था। ईसा ने छत से नीचे झांका। ये कहाँ गया? डायरेक्टर वी की आंखें दूर अंधेरे में थीं। ये हमें चेतावनी दे रहा है। ईसा ने होंठ भींचे। तुमने कहा था अभी नहीं। डायरेक्टर वी मुस्कुराया। अभी भी नहीं। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक वह खुद हमारी सीमा पार न करे। छत पर सन्नाटा छा गया। दूर कहीं बिजली कड़की। ईसा ने आखिरी बार नीचे देखा। अगर यह सच में आरव जैसा निकला, डायरेक्टर वी ने बीच में कहा, तो इस बार हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगले ही पल दोनों आकृतियां हवा में घुल गईं। छत खाली, सिर्फ हवा। नीचे। रुद्र अंधेरी गली में खड़ा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, निक्स, हमें मेहमान मिलने वाले हैं। गुड़िया की आंख की पुतली फिर हिली। बैंगनी आभा बहुत हल्की पर उत्साहित। काला सोसाइटी बिल्डिंग अब सिर्फ एक जगह नहीं रही थी। ये युद्ध भूमि बनने वाली थी। और इस बार शिकार कौन होगा, ये तय करना आसान नहीं था। काला सोसाइटी बिल्डिंग की लिफ्ट इस समय बंद थी। डिस्प्ले पर लाल अक्षरों में सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, एरर। रुद्र ने एक नजर डाली और सीढ़ियों की ओर मुड़ गया। उसके हाथ में निक्स थी, निर्जीव, शांत, जैसे वह कभी जीवित हुई ही न हो। पर हवा अलग थी, जैसे किसी ने नीचे से सांस ली हो। सीढ़ियों की पहली पायदान पर कदम रखते ही लाइट हल्की सी झिलमिलाई। दूसरी पायदान, तीसरी। हर कदम के साथ तापमान गिरता जा रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। रुद्र रुका नहीं। भ्रम, उसने धीरे से कहा। दूसरी मंजिल। अचानक पीछे से किसी बच्चे की हंसी। पतली, खोखली, अधूरी। रुद्र ने सिर घुमाया। सीढ़ियां खाली। निक्स की आंख की पुतली 1 मिलीमीटर हिली। बैंगनी चमक बहुत हल्की, जैसे चेतावनी। मैं जानता हूं तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश करोगे। उसकी आवाज शांत थी। पहली मंजिल। अब नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां शुरू होती थीं, जो सीधे तहखाने बेसमेंट की तरफ जाती थीं। वहां की लाइटें हमेशा आधी बुझी रहती थीं।
लेकिन आज पूरी तरह अंधेरा था। रुद्र ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी आगे बढ़ी, पर जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। पहला कदम नीचे, सीढ़ी पर काले धब्बे थे, जैसे गीले पैरों के निशान, लेकिन उल्टे, जैसे कोई नीचे से ऊपर गया हो पर पैरों की दिशा गलत हो। रुद्र ने ध्यान से देखा। दिलचस्प। दूसरा कदम, हवा भारी। तीसरा कदम, अचानक फ्लैशलाइट बंद, पूरी तरह अंधेरा, और उसी अंधेरे में दर्जनों फुसफुसाहटें। वापस जाओ, यहां मत आओ, तुम नहीं समझते, ये तुम्हारा स्थान नहीं। रुद्र ने आंखें बंद की, सांस स्थिर। अगर इतना ही डर है तो सामने आओ। अचानक सामने दीवार पर परछाइयां उभर आईं। एक नहीं, 10 नहीं, दर्जनों टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां। कुछ के हाथ बहुत लंबे, कुछ के चेहरे बिना आंखों के, कुछ दीवार से आधे बाहर निकले हुए। वे सीढ़ियों पर फैलने लगे, रास्ता रोकने। निक्स की साइड के आसपास हल्की बैंगनी धुंध बनने लगी, पर रुद्र ने उसे रोका। अभी नहीं। परछाइयां अब सीढ़ियों पर उतर रही थीं। एक लंबा हाथ उसके टखने को पकड़ने की कोशिश में बढ़ा। जैसे ही वह छुआ, रुद्र ने जेब से काला धागा निकाला। उसने उसे हवा में घुमाया। सीमा, धागे से हल्की सफेद रेखा निकली और सीढ़ियों पर फैल गई। जहां भी वह रेखा छूती, परछाइयां पीछे हट जातीं, जैसे आग से जल गई हों। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब वे गुस्से में थीं। तुम अकेले हो। नीचे मौत है, वह तुम्हें नहीं बचाएगी। निक्स की आंखें अचानक खुलीं, पूरी तरह बैंगनी, और उसी पल सारी आवाजें एक सेकंड में बंद। सन्नाटा। सीढ़ियों की दीवारें सामान्य। फ्लैशलाइट वापस ऑन। रुद्र आखिरी मोड़ तक पहुंच चुका था। अब सामने था तहखाना का गलियारा। लंबा, संकरा, छत से लटकती टूटी तारें, फर्श पर जंग लगा पानी, दीवारों पर पुराने स्टोरेज रूम के नंबर, और अंत में लोहे का बड़ा गेट। मोटा, जंग लगा, बीच में बड़ा ताला। पर अजीब बात, ताला बंद था, लेकिन गेट के अंदर से रोशनी आ रही थी, हल्की हरी, धड़कती हुई, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ गेट से आती रोशनी तेज होती गई। अचानक उसके पीछे से धड़ाम, ऊपर की सीढ़ियों का दरवाजा बंद हो गया। अब वापसी का रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। फर्श पर अचानक हाथ उभरे, पारदर्शी, ठंडे। वे उसकी पैंट पकड़ने लगे। मत जाओ, मत खोलो, वह जाग जाएगा। रुद्र रुका। उसने नीचे देखा। दर्जनों आत्माएं फर्श के अंदर फंसी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जमीन में दफना दिया हो। वे बाहर निकल नहीं पा रही थीं, लेकिन रोकने की कोशिश कर रही थीं। निक्स की साइड अब खुद ब खुद चमकने लगी। बैंगनी आभा बढ़ती गई। रुद्र ने धीरे से कहा, मैं उसे जगाने नहीं, निपटाने आया हूं। उसने एक एक कर अपने पैरों से उन हाथों को हटाया। वे दर्द में चीखते पर पीछे हटते। आखिरकार वह गेट के सामने खड़ा था, लोहे का विशाल दरवाजा। उसके पीछे कुछ धड़क रहा था, सांस ले रहा था, जैसे कोई सोया हुआ दानव करवट बदल रहा हो। रुद्र ने हाथ बढ़ाया, ताले को छुआ। ताला बर्फ जैसा ठंडा था, और उसी पल गेट के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, धीमी, गहरी, मानो जमीन के नीचे से आ रही हो। तुम देर से आए हो। निक्स की आंखें पूरी तरह चमक उठी। रुद्र की सांस धीमी हो गई, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा। वह गेट के बिल्कुल सामने खड़ा था। पीछे अंधेरा, आगे अज्ञात, और इसी क्षण काला सोसाइटी बिल्डिंग की दीवारों में हल्का कंपन हुआ, जैसे पूरी इमारत जानती हो कुछ बुरा होने वाला है। अंडस्को। तहखाने के उस विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ा रुद्र कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर रहा। उसकी हथेली अब भी ताले को छू रही थी, बर्फ जैसी ठंड। पर उस ठंड के नीचे कुछ धड़क रहा था, जैसे ताला सिर्फ धातु का ना हो, बल्कि किसी जीवित चीज की उंगली हो, जो भीतर से उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। पीछे अंधेरा था। फर्श के भीतर दबे आत्माओं के हाथ अब शांत थे। वे हिल नहीं रहे थे, पर गायब भी नहीं हुए थे, जैसे वे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हों। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसने एक लंबी सांस भीतर खींची, और उसी क्षण उसके शरीर के भीतर कुछ जागा। वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। वो काली थी, घनी, भारी, जैसे सदियों से जमा हुआ क्रोध, दुख और संकल्प एक साथ सांस लेने लगे हों। उसकी नसों में एक हल्की जलन दौड़ी, दिल की धड़कन धीमी हो गई, पर हर धड़कन के साथ उसके चारों ओर हवा गहरी होने लगी। काला आभामंडल उसके पैरों के पास फैलने लगा, धीरे धीरे, फिर तेजी से। दीवारों पर हल्की दरारें उभर आईं, छत से लटकी टूटी तारें झूलने लगीं। तहखाने के गलियारे की हवा अब स्थिर नहीं थी, वह घूम रही थी। रुद्र ने फुसफुसाया, जागो। उसके हाथ में पकड़ी निक्स की निर्जीव गुड़िया अचानक कांपी। पहले हल्का कंपन, फिर उसकी आंखें खुलीं, गहरी बैंगनी। लेकिन इस बार उनमें उत्साह नहीं था, इस बार उनमें भूख थी। रुद्र ने अपनी पूरी काली भरी हुई औरत को भीतर से बाहर धकेला।
वो ऊर्जा उसके सीने से उठी, कंधों से होकर हाथों में पहुंची और सीधे निक्स की गुड़िया में समा गई। कुछ पल के लिए पूरा देखना अंधेरे में डूब गया, फिर धम, एक अदृश्य झटका हवा में फैला। गुड़िया का शरीर टूटने नहीं लगा बल्कि पिघलने लगा। लकड़ी जैसे तरल बन गई, उसका छोटा सा आकार फैलने लगा। हाथ लंबा हुआ, डंडा बढ़ा, धार चौड़ी हुई। कुछ ही सेकंड में निक्स अब गुड़िया नहीं थी। वो एक विशाल साइड कुल्हाड़ी बन चुकी थी, धार लंबी, चमकती, बैंगनी रोशनी से धड़कती हुई। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। रूद ने साइड को दोनों हाथों से पकड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां उस हथियार को छूती हैं, उसके चारों ओर पर्पल ऑरा घूमने लगा। पहले धीमा चक्र, फिर तेज। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। उसके कपड़े हवा में लहराए और अचानक उसकी साधारण शर्ट और जीन्स घुलने लगे। काले धुएं की तरह उनकी जगह एक गहरी हुड वाली ड्रेस प्रकट हुई। लंबा काला कोट जिसके किनारों पर हल्की बैंगनी रेखाएं चल रही थीं। हुड उसके सिर पर अपने आप चढ़ गया। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी चमक उभरी। उसके हाथों की नसें अब स्पष्ट थीं, पर उनमें दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब स्थिरता। उसके शरीर पर लगे पुराने घाव, जो अभी सीढ़ियों पर आत्माओं के स्पर्श से हल्के हल्के जले थे, खुद ब खुद भरने लगे। त्वचा के नीचे हल्की रोशनी घूमी, घाव बंद, सांस स्थिर। हीलिंग पावर सक्रिय हो चुकी थी। रूद ने गेट को देखा। चलो देखते हैं तुम कितने मजबूत हो। उसने साइड को पीछे घुमाया। बैंगनी ऊर्जा धार के किनारे इकट्ठा होने लगी। एक पल की चुप्पी, फिर स्विश शिश, साइड हवा को चीरती हुई सीधे ताले पर गिरी। धम, एक विस्फोट जैसी आवाज। चिंगारियां हर दिशा में फैलीं। पूरा देखना रोशनी से भर गया। लोहे का ताला एक ही वार में टूटकर 2 टुकड़ों में गिर पड़ा। फर्श पर गिरते ही वह राख की तरह बिखर गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा, पर दरवाजा नहीं खुला। वह वहीं खड़ा था, स्थिर, अचल, जैसे ताला सिर्फ एक दिखावा था, जैसे असली बंदिश कहीं और हो। रूद ने हल्की भौहें सिकोड़ लीं, तो ताला असली नहीं था। गेट के भीतर से हल्की हंसी गूंजी, भारी, गहरी, तंज से भरी। तुम सोचते हो इतना आसान होगा? रूद ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से साइड उठाई। इस बार उसकी पकड़ और कस गई। पर्पल ऑरर और तेज हो गया। दीवारों पर बैंगनी लहरें दौड़ने लगीं। उसने पूरी ताकत से गेट के बीचों बीच वार किया, धड़ाम। इस बार चिंगारियां और तेज निकलीं। लोहे पर गहरी लकीर पड़ी, पर गेट टूटा नहीं। साइड की धार से टकराकर धातु ने एक अजीब ध्वनि निकाली, जैसे 2 तलवारें टकराई हों। रूद एक कदम पीछे फिसला, पर गिरा नहीं। उसने देखा, गेट के ऊपर हल्की हरी रेखाएं चमक रही थीं। एक पैटर्न, जैसे कोई मुहर, जैसे किसी ने इस दरवाजे को सिर्फ लोहे से नहीं, किसी और चीज से बांधा हो। रूद की सांस अब भारी थी, पर डर नहीं। उसने तीसरी बार साइड उठाए। इस बार वार करने से पहले उसने अपनी काल भैरव की ऑरा को और गहराई से सक्रिय किया। उसकी नसों में बैंगनी रोशनी दौड़ी, हाथों की पकड़ और मजबूत हुई। उसने पूरी शक्ति से वार किया, धम्मम। इस बार गेट नहीं टूटा, लेकिन पूरे तहखाने की दीवारें कांप उठीं, छत से धूल गिरने लगी। फर्श के भीतर दबे आत्माओं के हाथ फिर से हिलने लगे। चीखें, चिंगारियां और गेट से टकराकर ऊर्जा वापस रूद की ओर उछली। उसके सीने पर हल्का झटका लगा, पर हीलिंग ऑरा तुरंत सक्रिय हुई। घाव बनने से पहले ही भर गया। वह वहीं खड़ा रहा, गेट अब भी बंद, पर अब उसके बीचों बीच हल्की दरार उभर आई थी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने पतली रेखा खींच दी हो। भीतर से आवाज फिर आए, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। रूद ने हुड के भीतर से धीमे स्वर में कहा। वो वक्त बताएगा। उसने साइड को जमीन पर टिका दिया। बैंगनी ऑरा उसके चारों ओर घूम रहा था। गेट अब भी बंद था, लेकिन ताला टूट चुका था, मोहर कांप चुकी थी, और तहखाने के भीतर जो भी था वह अब जाग चुका था। हवा और भारी हो गई। दीवारों के पीछे से धीमी धड़कन सुनाई देने लगी, जैसे पूरी इमारत का दिल उसी गेट के पीछे हो। रूद स्थिर खड़ा था। अगला वार शायद गेट पर नहीं होगा, शायद किसी और चीज पर, और शायद ये दरवाज़ा तोड़ने से पहले उसे समझना पड़ेगा कि इसे बनाया किसने था। तहखाने की हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, वह इंतजार कर रही थी। और रूद भी। अंडिस को तहखाने के उस ठंडे, भारी अंधेरे में जब रूद ने गेट पर हमला करना रोका, तो कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। सिर्फ अंदर से आती धीमी धड़कन और दीवारों के भीतर फंसी आत्माओं की कराह। उसने धीरे से साइड को नीचे किया। बैंगनी आभा अभी भी उसके चारों ओर घूम रही थी, पर उसकी आंखें अब गेट पर नहीं थीं। वे दीवारों की तरफ मुड़ीं, वहां जहां अभी कुछ देर पहले दर्जनों आत्माएं चीख रही थीं। तुम लोग डर से चिल्ला रहे हो या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? उसकी आवाज भारी थी, पर नियंत्रित। फर्श के भीतर से एक कराह उठी। रूद झुका। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
उसकी उंगलियों के आसपास काली ऊर्जा घूमने लगी, काल भैरव की जागी हुई शक्ति। बाहर आओ। जैसे ही उसकी हथेली जमीन को छुई, पत्थर में दरार पड़ी, धुएं जैसी एक आकृति बाहर खींच आई, पुरानी, झुर्रियों भरी, झुकी हुई, एक बहुत बूढ़ी आत्मा। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, शरीर धुंध जैसा, पर चेहरे पर भय साफ। वो छूटने की कोशिश करने लगा। मत मत छुओ मुझे, वह जाग जाएगा। रूद ने उसकी कलाई पकड़ ली, और उसी क्षण उसने अपने भीतर की काल भैरव ऊर्जा को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। तहखाने की हवा भारी हो गई, दीवारों पर छायाएं कांपने लगीं। उसकी पकड़ से काली लपटें उठीं और उस आत्मा को घेर लिया। वो चीखने लगी, एक तीखी, फटी हुई आवाज़ जो इंसानी नहीं थी। उसका आकार बदलने लगा, झुर्रियाँ सिकुड़ने लगीं, रीढ़ सीधी हुई, चेहरा छोटा होने लगा। कुछ ही पलों में वो बूढ़ी आत्मा एक छोटे बच्चे के रूप में बदल गई, लगभग 10 साल का, बिखरे बाल, धूल से सना चेहरा। पर उसकी आंखें, वे बूढ़ी थीं, गहरी, चालाक। रूद ने उसे घूरा, और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तो काका, आपसे फिर मुलाकात हो गई। बच्चा मुस्कुराया, पर जब उसने बोला, उसकी आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की थी, खुरदुरी, धीमी, व्यंग्य से भरी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक दिन में इतने ताकतवर हो जाओगे, नहीं तो पिछली बार ही तुम्हें खत्म कर देता। रूद की पकड़ और कस गई। पिछली बार तुमने मुझे गेट से दूर रखने की कोशिश की थी, और आज भी वही कर रहा हूं। बच्चा हंसा, तुम समझते नहीं हो, ये दरवाज़ा खुला तो सब खत्म। रूद कुछ पूछता उससे पहले अंदर से आवाज़ आई, नहीं, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, माफ़ कर दो। एक लड़की की आवाज़, फटी हुई, डरी हुई, और उसके बाद कब्दों के फटने की आवाज़, जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। रूद का दिल एक पल को रुक गया। उसने उस आवाज़ को पहचाना, रामू काका की बेटी। उसकी उंगलियां कांप गईं। जो नहीं होना चाहिए था, वही हो रहा था। उसकी सांस भारी हो गई, आंखों में बैंगनी चमक गहरी हो गई। बच्चा मुस्कुराया, ओह, तो पहचान लिया तुमने? हाँ, वही है। बहुत रोती है, बहुत चीखती है, पर हमारे मालिक को उसकी आवाज़ पसंद है। उससे आगे वो बोल पाता। रूद ने अपनी ऊर्जा को रस्सी का रूप दिया। काली औरा उसके हाथ से निकली और बच्चे के चारों ओर लिपट गई। चुप। एक झटके में उसने उसे जमीन पर दे मारा, धम। बच्चा कराहा, पर उसकी मुस्कान नहीं गई। रूद पलटा। वो तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। उसने साइड उठाई और पूरी ताकत से दरवाजे पर वार किया। चिंगारियां, धातु की तीखी आवाज़, अंदर से लड़की की चीख और तेज, बचाओ। रूद फिर वार करता है, और तभी गेट पर बने हरे पैटर्न चमकने लगे। धीरे धीरे वे रेखाएं मंत्रों में बदलने लगीं। प्रतीक उभर आए, घुमावदार, प्राचीन, जैसे किसी पुराने तांत्रिक मोहर के। रूद ने तीसरा वार किया, पर दरवाज़ा जस का तस, अंदर की चीखें अब तेज, बेतरतीब। मुझे छोड़ दो, प्लीज़। रूद की सांस भारी हो गई। खुल जा। तभी उसके हाथ में पकड़ी साइद हल्का कांपी, और पहली बार एक साफ आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, निक्स। इसे बल से नहीं, समझ से खोलो। रूद ठिठक गया, पर कैसे? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर, मुझे उस बच्चे के पास ले जाओ। रूद मुड़ा। बच्चा अभी भी जमीन पर बंधा था, काली और की रस्सियों में जकड़ा। वो हंस रहा था। देखा, तुम नहीं खोल पाओगे, हमारे मालिक आराम कर रहे हैं, उनकी कृपा से मैं आज भी जवान हूं। तुम लोग दम रखते हो तो और लड़कियां लाओ, मालिक तुम्हें भी अमर कर देंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निक्स का धैर्य टूट गया। साइड पिघली, और फिर से गुड़िया का रूप ले लिया। वह हवा में उठी, सीधे बच्चे की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें पूरी बैंगनी। बस, उसके हाथों से पर्पल ऊर्जा आग की तरह निकली। बच्चा जलने लगा। वो पहले चीखा, फिर अचानक हंसने लगा, पागलों की तरह। मालिक अमर रहें, मालिक अमर रहें। निक्स की ऊर्जा अब और तेज हो गई। वो उसकी आत्मा को रिफाइन करने लगी, जैसे किसी गंदी धातु को भट्टी में शुद्ध किया जा रहा हो। उसकी यादें बाहर आने लगीं, पुरानी तस्वीरें, एक गांव, हरे खेत, एक गुफा, सरपंच, और खून। बच्चे की आत्मा धीरे धीरे राख में बदल गई, और अंडस्को निक्स धीरे धीरे हवा में तैरती हुई रूद के चेहरे के पास आ गई। उसकी छोटी सी गुड़िया वाली देह से बैंगनी रोशनी रिसने लगी। उसने बिना कुछ कहे अपनी हथेली से रूद के सिर को पकड़ा और अपनी कलपुतलियों की आंखों के सामने उठा दिया। एक पतली किरण उसकी पुतलियों में उतर गई। क्षण भर में तहखाने की दीवारें धुंधली होने लगीं। लोहे का गेट धुएं में बदल गया। फर्श, जंग, सील, सब जैसे पानी में घुलने लगे। रूद को लगा जैसे किसी ने उसे भीतर से खींच लिया हो। अचानक उसके कानों में पक्षियों की आवाज आई, हल्की हवा, मिट्टी की खुशबू, दूर बच्चों की हंसी। उसने आंखें झपकाईं, और जब उसने दोबारा देखा, वह तहखाने में नहीं था। वो एक खुले मैदान के बीच खड़ा था। चारों तरफ कच्चे घर, छप्पर की छतें, हरे खेत दूर तक फैले हुए। आसमान साफ, नीला,
कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। बच्चे धूल में खेल रहे थे, पुरुष हंसते हुए बैलगाड़ी धकेल रहे थे। रुद्र एक पल को स्तब्ध रह गया। मैं यहाँ कैसे? उसने अपने हाथों को देखा। वो अभी भी हुड वाली काली ड्रेस में था, शायद उसके हाथ में थी, पर आसपास किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई उसे देख नहीं रहा था। वो उलझन में आगे बढ़ा। एक आदमी सामने से आ रहा था, धोती पहने, कंधे पर लकड़ी का गट्ठर। रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सुनिए, ये कौन सा गांव है? यहाँ क्या? उस आदमी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो सीधे रुद्र के भीतर से गुजर गया। ठंडी लहर उसके सीने को चीरती हुई निकली। रुद्र एक कदम पीछे हट गया। उसने मुड़कर देखा, आदमी अपने रास्ते चलता रहा, जैसे वहां कोई था ही नहीं। उसकी आंखों में समझ की चमक आई। यादें। उसने चारों ओर देखा। मैं उस बच्चे की यादों में हूं। हवा में हल्की धुंध तैर रही थी। दृश्य बदलने लगा। अब वही गांव, पर कुछ समय बीत चुका था। लोग एक जगह इकट्ठा थे, ढोल बज रहे थे, किसी को सरपंच चुना जा रहा था। भीड़ तालियां बजा रही थी। एक मध्यम आयु का आदमी आगे आया, चेहरे पर विनम्र मुस्कान, हाथ जोड़कर झुकता हुआ। लोग खुश थे। नया सरपंच, ईमानदार आदमी, कोई कह रहा था। रुद्र ने देखा, शुरुआत में वो आदमी सचमुच अच्छा दिख रहा था। वो झगड़े सुलझा रहा था, गरीबों की मदद कर रहा था, गांव में कुआं खुदवा रहा था। दृश्य फिर बदला। रात, आसमान बादलों से घिरा। गांव की एक औरत अपने घर से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर डर था। पीछे वही सरपंच खड़ा था, उसकी आंखें बदल चुकी थीं। अंधेरी, ठंडी, उसके हाथ में कोई अजीब सा ताबीज था। दृश्य झटके से बदला। जंगल, गुफा का मुहाना, औरत बेहोश पड़ी थी, सरपंच मंत्र पढ़ रहा था। गुफा के भीतर से हरी रोशनी रिस रही थी। रुद्र के कानों में धीमी, गहरी आवाज गूंजी, मानो किसी विशाल चीज की सांस। वह आगे बढ़ना चाहता था, पर वो सिर्फ दर्शक था। वो कुछ छू नहीं सकता था, कुछ बदल नहीं सकता था। दृश्य तेजी से बदलने लगे। औरतें गायब, गांव में फुसफुसाहट, डर, बच्चों का रोना, फिर भीड़, गुस्सा। लोग मशाल लेकर सरपंच के घर की ओर भाग रहे थे। सरपंच गुफा की ओर भागा। उसने कुछ अंतिम मंत्र पढ़े। गुफा के भीतर से एक काला आकार उभरा। पूरा नहीं, बस छाया, पर उसकी मौजूदगी ही घातक थी। लोग चीखने लगे। कुछ वहीं गिर गए, कुछ भागे, कुछ जिंदा जल गए। आग, धुआं, चीखें। गुफा का मुहाना पत्थरों से बंद किया जा रहा था, और उस रक्त और हड्डियों के ताले से बंद किया। लोग रो रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, आज का दिन काला है, काला दिन। दृश्य धुंधला हुआ। आवाज आई, काली पहाड़ी। समय फिर बदला। वर्ष बीते, जंगल सूख गया, गुफा के ऊपर मिट्टी भर गई। मशीनों की आवाज, खुदाई, बुलडोजर, मजदूर। एक मजदूर अचानक गड्ढे में गिरा। दूसरा चीखा, पर ठेकेदार हंसा। अंधविश्वास है सब, काम करो। सीमेंट डाला गया, लोहे की रॉड, कंक्रीट, दीवारें उठीं। गुफा में दरार, काली पहाड़ी सोसाइटी बन गई। रुद्र की सांस भारी हो गई। दृश्य टूटने लगा। सब कुछ धुएं में बदल गया, और अचानक वो फिर से तहखाने के सामने खड़ा था। लोहे का गेट, हरे मंत्र चमक रहे थे। निक्स उसके पास तैर रही थी, उसकी आंखों में हल्की थकान थी। रुद्र ने गहरी सांस ली। तो यह मोहर है, सिर्फ दरवाजा नहीं। गेट अब अलग लग रहा था, उस पर बने प्रतीक अब उसे समझ आने लगे थे। ये बल से नहीं टूटेगा, ये रक्त और हड्डियों से बंधा है। और अंदर जो है, वह वही दानव है। रुद्र की मुट्ठी साइड पर कस गई। अब वो सिर्फ लड़ने नहीं आया था, वो एक अधूरी कहानी को खत्म करने आया था। तहखाने में फिर वही धीमी धड़कन गूंजी, और अंदर से लड़की की बहुत कमजोर आवाज, बचाओ। समय सच में कम था। आंडिस्को, और कहीं ऊपर डायरेक्टर वी छत से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार गंभीरता आई। तो ये लड़का सील पड़ सकता है। तहखाने में फिर वही धड़कन गूंजी, अंदर से लड़की की आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। समय कम था। रुद्र ने साइड कसकर पकड़ी। अब ये सिर्फ ताकत का सवाल नहीं था, यह इतिहास का ऋण था, और वह उसे चुकाने वाला था। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। निक्स की दिखाई हुई यादें अब भी उसकी नसों में धड़क रही थीं। गुफा, आग, चीखें, अधूरी छाया, सब कुछ अभी भी उसके भीतर जीवित था। तहखाने के सामने खड़ा वो कुछ पल स्थिर रहा, फिर अचानक उसका शरीर बिजली की तरह हरकत में आया। वो मुड़ा, और अगले ही क्षण उसकी आकृति धुंधली हो गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि अगर कोई सामान्य इंसान वहां होता तो उसे सिर्फ हवा का तेज झोंका महसूस होता। रात गहरी थी। काली पहाड़ी सोसाइटी के बाहर बना छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर टिमटिमाती एक मध्यम पीली बल्ब की रोशनी बस इतना दिखा रही थी कि वहां महादेव का शिवलिंग स्थापित है। इस समय मंदिर में कोई नहीं आता, रात के उस पहर तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्र सीधा मंदिर के प्रांगण में उतरा। उसके जूतों की आहट तक पत्थर ने अपने भीतर सोख ली।
वो शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। माफ करना, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। फिर उसने दोनों हाथ शिवलिंग के चारों ओर फैलाए। सामान्य आंखों को वह पत्थर 1 टन से कम नहीं लगता, विशाल, ठोस, अडिग, पर रुद्र के लिए वो बस एक अवरोध था। उसकी बाहों में बैंगनी आभा लहराई, नसें उभर आईं, जमीन हल्की सी कांपी, और अगले ही क्षण वह भारी शिवलिंग ऐसे उठा लिया गया जैसे वह किसी बच्चे का खिलौना हो। रुद्र ने उसे बगल में सावधानी से रखा। नीचे पत्थर की चबूतरी में एक चौकोर जगह बनी हुई थी, वहां धूल जमी थी, पर उसके बीच में एक छोटा सा लोहे का बक्सा रखा था। पुराना, जंग लगा, पर उसके चारों कोनों पर सूखे लाल धब्बे थे। रुद्र झुका, उसने बक्सा उठाया। उसी क्षण उसकी हथेली में हल्की जलन हुई, मानो बक्सा उसकी पहचान परख रहा हो। पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। कुछ पल बाद वो फिर शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर चुका था। ऐसा लगा ही नहीं कि उसे कभी हटाया गया था। और फिर वो फिर से धुंध की तरह गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद वो फिर तेखाने के सामने था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। तेखाने के सामने लोहे के उस मोहर जैसे दरवाजे के पास 2 आकृतियां खड़ी थीं। ईसा और डायरेक्टर वी दोनों शांत, स्थिर, जैसे वे पहले से उसका इंतजार कर रहे हों। रुद्र की चाल धीमी हुई। ईसा की आंखों में हल्की बेचैनी थी, पर डायरेक्टर व का चेहरा हमेशा की तरह निर्विकार। डायरेक्टर वी ने उसकी ओर देखा। रुद्र, उसकी आवाज गहरी और नियंत्रित थी, तुम्हें पता है इसमें क्या है? रुद्र ने बक्से को कसकर पकड़ा। नहीं, उसने बिना झिझक कहा, पर मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। और आपको क्या लगता है, क्या ये और लड़कियों को नहीं उठाएगा? क्या ये फिर से बलि नहीं लेगा? और क्या उन लड़कियों को कभी न्याय नहीं मिलेगा? उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, संकल्प था। इस चीज का इलाज जड़ से करना जरूरी है। कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर डायरेक्टर व ने सीधा सवाल किया, क्या तुम इसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हो? रुद्र ने बिना 1 सेकंड गंवाए जवाब दिया, हाँ। न कोई हिचक, न कोई डर। ईसा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए कुछ बदला, मानो वह रुद्र को नए रूप में देख रही हो। डायरेक्टर व ने हल्की सी मुस्कान दी, और फिर दोनों उसके रास्ते से हट गए। इतनी सहजता से, जैसे उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की ही न हो। रुद्र को यह अजीब लगा, बहुत अजीब, पर उसने उस विचार को झटक दिया। अभी उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी हथेली में पकड़ी चाबी अचानक जलने लगी। वो चमक उठी, खून के गाढ़े लाल रंग में। और उसी क्षण जो ताला वह पहले तोड़ चुका था, उसके टूटे हुए टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वे भी चमकने लगे, लाल, मानो उनमें फिर से जान आ गई हो। रुद्र रुक गया। उसकी सांस भारी हो गई। टूटे हुए टुकड़े धीरे धीरे कांपने लगे। फिर वे हवा में उठ गए, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहे हों। वे दरवाजे के सामने जाकर मंडराने लगे। एक एक टुकड़ा अपने सही स्थान पर जुड़ने लगा। धातु की खंगती आवाजें तेखाने में गूंज उठी। टुकड़े आपस में चिपके, दरारें भर गईं, जंग गायब हो गई। कुछ ही सेकंड में वहां एक नया ताला लटक रहा था, ठीक वैसा ही जैसा रुद्र ने पहली बार देखा था। मानो उसने उसे कभी तोड़ा ही न हो। रुद्र की उंगलियां साइड के हत्थे पर कस गईं। ये खुद को पुनर्जीवित कर रहा है, उसने बुदबुदाया। दरवाजे पर उकेरे गए प्रतीक अब लाल रोशनी से धधक रहे थे। तेखाने के भीतर से धड़कन की आवाज तेज हो गई, धक धक धक, जैसे किसी विशाल हृदय की धड़कन। और उसी के साथ एक धीमी हंसी, गहरी, गुफा जैसी। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी छाया दरवाजे को छुई, ताला खुद ब खुद हिलने लगा। चाबी उसकी मुट्ठी में कांप रही थी। लाल रोशनी और गहरी हो गई। ईसा और डायरेक्टर व पीछे खड़े सब देख रहे थे। वे दखल नहीं दे रहे थे। डायरेक्टर व ने ईसा की ओर देखा और हल्के से ना में सिर हिलाया। ईसा ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमे से इशारा किया, क्या ये कोई परीक्षा थी? डायरेक्टर व ने उसकी ओर देखा भी नहीं, मानो उसका सवाल हवा में ही खो गया हो। या शायद कुछ और। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसने चाबी को ताले की ओर बढ़ाया। जैसे ही चाबी पास पहुंची, ताले से खून की पतली धार टपकी, और पूरी हवा में लोहे और रक्त की गंध भर गई। तेखाना अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक जीवित मोहर थी, और वह उसे चुनौती दे रहा था। अंडस्को, रुद्र ने अपनी सांसों को स्थिर किया। लाल चमकती चाबी अब भी उसकी मुट्ठी में धड़क रही थी, जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित धमनियां रखती चीज हो। उसने उसे ताले में डाला। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर ताले के भीतर से धातु घिसने की आवाज आई, धीमी, गहरी और अस्वाभाविक। ऐसा लगा मानो कोई पुराना यंत्र नहीं, बल्कि कोई जीव अपने दांत भींच रहा हो। दरवाजे पर उकेरे गए मंत्र एक एक करके बुझने लगे। लाल रोशनी पहले टिमटिमाई, फिर स्याह अंधेरे में समा गई। रुद्र ने हल्का सा धक्का दिया।
इस बार जब उसने साइड उठाकर दरवाजे पर वार किया तो लोहे से टकराने की कर्कश आवाज नहीं आई, कोई चिंगारी नहीं उड़ी, बल्कि दरवाजा भीतर की ओर धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी कुंडियां कराह उठी, जैसे सदियों से बंद कोई चीज पहली बार सांस ले रही हो। अंदर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों को निगल ले। रुद्र कुछ क्षण चौखट पर खड़ा रहा। बाहर की हल्की रोशनी भीतर प्रवेश करते ही जैसे मर गई। भीतर इतना गाढ़ा साया था कि हाथ आगे बढ़ाने पर भी अपनी उंगलियां दिखाई न दें। एक सड़ी हुई गंध उसके चेहरे से टकराई, तेज, घुटन भरी, ऐसी बदबू जैसे खून, नमी और सड़न ने मिलकर वर्षों तक इस जगह को अपना घर बना लिया हो। रुद्र ने एक कदम अंदर रखा, फर्श पर उसका जूता पड़ा और हल्की चिपचिपी आवाज आए। उसने नीचे देखा, जमीन पूरी तरह काली थी, सिर्फ धूल या सीलन से नहीं। वो काला रंग गहरा था, अस्वाभाविक, मानो अनगिनत बार इस फर्श पर खून बहा हो, बार बार बहा हो, बार बार सुखाया गया हो, और समय के साथ वह लाल रंग स्याही की तरह काला पड़ गया हो। कमरे की दीवारों पर खरोंचे थीं, कुछ जगहों पर नाखूनों के निशान, कुछ जगहों पर उंगलियों से खींची गई रेखाएं, जैसे किसी ने आखिरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की हो। रुद्र आगे बढ़ा और तब उसने उन्हें देखा, फर्श पर बिखरी हड्डियां, छोटी छोटी, पतली, नाजुक, कुछ पर अब भी कपड़ों के चितड़े लटके हुए थे। लड़कियों के कपड़े, गुलाबी फ्रॉक का आधा हिस्सा, नीली सलवार का फटा दुपट्टा, एक कलाई पर जंग लगा हुआ छोटा सा कंगन जो अब सिर्फ हड्डी के ढांचे पर लटका था। कमरे के कोनों में कंकाल पड़े थे, कुछ ऐसे जैसे वे भागते भागते गिर गए हों, कुछ दीवार से सटे बैठे हुए, सिर झुका हुआ, मानो आखिरी पल तक उम्मीद कर रहे हों कि कोई दरवाज़ा खुलेगा, और कुछ अजीब तरह से उल्टे लटके हुए, हड्डियों के ढांचे छत से जंजीरों में उलझे हुए, उनके कपड़े नीचे की ओर झूल रहे थे, जैसे किसी विकृत अनुष्ठान के हिस्से रहे हों। रुद्र की सांस भारी हो गई, उसकी छाती में कुछ कसने लगा, उसकी उंगलियां साइड के हत्थे पर जमी रहीं, पर उसकी आंखें चारों ओर घूमती रहीं। इतनी जिंदगियां, इतनी चीखें, इतनी असहाय मौतें। उसके कदम धीमे पड़ गए। फिर उसकी आंखों से दो बूंदें फिसल गईं, आंसू, वे काली जमीन पर गिरे। जहां वे गिरे वहां की सतह हल्की सी धुआं देने लगी, जैसे उस पवित्र दर्द को ये शापित जमीन स्वीकार नहीं कर पा रही हो। और तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, कोमल, परिचित। रुद्र, मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना। वह स्मृति बिजली की तरह उसके भीतर कौंध थी। एक धूप से भरा दिन, मुस्कुराता चेहरा, आंखों में स्नेह, और फिर खालीपन। रुद्र की सांस टूट गई, उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों के लिए वह इस अंधेरे कमरे में नहीं, अपने अतीत में खड़ा था। वह वादा जो वह निभा नहीं पाया, वह व्यक्ति जिसे वह बचा नहीं पाया। उसकी पलकों के नीचे दर्द सुलगने लगा। फिर उसने आंखें खोलीं, और इस बार उनकी पुतलियां सामान्य नहीं थीं, वे धीरे धीरे लाल होने लगीं। पहले किनारों से, फिर पूरा नेत्र गहरे रक्तिम रंग में डूब गया। उसके चारों ओर बैंगनी आभा घूमने लगी, पर इस बार उसमें एक तीखी लाली घुली हुई थी। उसकी पकड़ साइड पर और कस गई, हथेली की नसें उभर आईं। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे अंधेरा भी उसके क्रोध को पहचान गया हो। वो अब सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वो अब एक गवाह नहीं था, वो अब न्याय था। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब कोई और नहीं मरेगा। कमरे के सबसे गहरे कोने से कुछ हलचल हुई। अंधेरे में दो विशाल, हरी चमकती आंखें खुलीं, और सड़न की गंध अचानक और तीखी हो गई। रुद्र ने अपना कदम आगे बढ़ाया। इस बार उसके भीतर आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। अंधस रुद्र ने जैसे ही अपने कदम और भीतर बढ़ाए, अंधेरे ने मानो उसके लिए परतें खोलनी शुरू कर दी। अब जो दृश्य सामने था वह पहले से कहीं अधिक भयावह था। छत से दर्जनों कंकाल लटक रहे थे, कुछ के पैरों में मोटी लोहे की जंजीरें बंधी थीं, कुछ को रस्सियों से उल्टा टांगा गया था, जैसे वे कोई निर्जीव वस्तु हों। कई कंकाल आधे सड़ चुके कपड़ों में थे, सलवारें, फ्रॉक, स्कर्ट, दुपट्टे जो अब धूल और समय के साथ चिपक कर उनके ढांचों से लिपट गए थे। हवा में झूलते हुए वे धीरे धीरे टकरा रहे थे। हड्डियों की टकराहट की सूखी खनक कमरे में गूंज रही थी। रुद्र की सांस अटक गई। फिर उसकी नज़र सामने पड़ी, वह बाकी सबसे अलग थी। एक लाश, उल्टी लटकी हुई, पर उसके कपड़े बाकी कंकालों जैसे पुराने नहीं थे। वे आधुनिक थे, जीन्स, हल्का नीला टॉप जिस पर अभी भी फीका पड़ा हुआ एक छोटा सा प्रिंट दिख रहा था। शरीर लगभग सूख चुका था, त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी। चेहरा पहचान में आने लायक मुश्किल से बचा था, पर कपड़े वही कपड़े थे। रुद्र के पैरों में अचानक कंपन दौड़ गया। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। उसने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखें फैल गईं। वो उन कपड़ों को पहचानता था, क्योंकि 2 साल पहले जब रामू काका थाने के बाहर रोते हुए खड़े थे, उन्होंने उसी ड्रेस का जिक्र किया था। मेरी बेटी ने नीला टॉप पहना था साहब, जीन्स भी। वह आवाज़ रुद्र के कानों में गूंज गई,
उसके सामने अब कोई अनजान पीड़िता नहीं थी। वो रामू काका की बेटी थी, जिसकी तलाश 2 साल तक चली, जिसके लिए पोस्टर लगे, जिसके लिए रातें काटी गईं, और जो अब यहाँ थी, उल्टी लटकी हुई, भुला दी गई। रुद्र के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। साइद की पकड़ ढीली पड़ गई। मैं देर से आया, उसके होंठ बुदबुदाए। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। उसी क्षण कमरे की छत चरमराई, ऊपर की चट्टानें दरार लेने लगीं। नुकीले पत्थर ढीले होकर नीचे गिरने लगे। पहला पत्थर रुद्र के कंधे से कुछ इंच दूर गिरा, दूसरा उसके पास फर्श में धंस गया, पर वह हिला नहीं। वो बस ऊपर देखता रहा, मानो उसे परवाह ही नहीं, जैसे ये सब खत्म हो जाना ही बेहतर हो। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी। रुद्र, ईसा और डायरेक्टर वह तहखाने के मुहाने पर खड़े थे। उन्होंने पूरा दृश्य देख लिया था। डायरेक्टर वह की आंखें क्षण भर के लिए गंभीर हो गईं। उन्होंने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कुछ तेज गूढ़ मंत्र उच्चारित किए। उनकी हथेली से नीली रोशनी निकली। वह रोशनी हवा में लहराकर एक चमकती रस्सी में बदल गई। रस्सी सांप की तरह आगे बढ़ी और रुद्र की कमर के चारों ओर लिपट गई। उसी पल एक विशाल पत्थर ठीक उस जगह गिरा जहां वह खड़ा था। डायरेक्टर व ने जोर से रस्सी खींची। रुद्र का शरीर हवा में झटका खाकर पीछे खिंचाया। पत्थर जमीन पर गिरते ही धमाका हुआ, धूल और मलबा चारों ओर फैल गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। रुद्र जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, वो मूर्ति की तरह जड़ हो चुका था। साइद उसके हाथ से ढीली लटक रही थी। उसके चेहरे पर न आंसू थे, न गुस्सा, सिर्फ एक गहरा खामोश सदमा, मानो उसने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खो दी हो। ईसा ने उसे ऐसे देखा, उसके भीतर कुछ खौल उठा। वह तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ी। रुद्र ने ऊपर देखा भी नहीं। अचानक चटाक, पहला थप्पड़। उसका चेहरा एक ओर झुक गया। चटाक, दूसरा थप्पड़। इस बार उसकी गर्दन झटका खाकर दूसरी ओर मुड़ी। अरे नमूने, ईसा की आवाज गूंजी। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ? हवा निकल गई? रुद्र चुप रहा। ईसा झुककर उसकी कॉलर पकड़ लेती है। तू कह रहा था जड़ से खत्म करूंगा, जान दांव पर लगा दूंगा, अब एक लाश देखकर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उस गुस्से के पीछे चिंता भी थी। वो 2 साल पहले मर चुकी है। ईसा चीख पड़ी, उसकी आवाज में बेबसी और गुस्सा दोनों घुल गए थे। तू उसे अब नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तू यहीं जड़ बनकर बैठा रहा तो जो बाकी लोग फंसेंगे उन्हें भी नहीं बचा पाएगा। रुद्र की पलकें कांपीं, उसके भीतर कुछ हिला। डायरेक्टर वह चुपचाप खड़े थे, वे दखल नहीं दे रहे थे। ये क्षण जरूरी था। ईसा ने उसे झकझोरा। हीरो बनने आया था ना, तो उठ, क्योंकि ये जगह तेरी कमजोरी से नहीं टूटेगी। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रुद्र की उंगलियां फिर से साइड पर कस गईं। उसकी सांस गहरी हुई, उसकी आंखों में फिर से लाल चमक लौटी, पर इस बार वो अंधा गुस्सा नहीं था, वह ठंडा संकल्प था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने एक आखिरी बार ऊपर लटकी रामू काका की बेटी की लाश की ओर देखा। मैं देर से आया, उसने बहुत धीमे कहा, पर अब कोई और देर नहीं होगी। कमरे के सबसे अंधेरे कोने से फिर वही हरी आंखें चमकीं। इस बार रुद्र पीछे नहीं हटेगा, अंडरस्को। तभी पूरे कमरे में एक साथ शैतानी हंसी गूंज उठी। वो एक दिशा से नहीं आ रही थी, चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दीवारों के भीतर से, लटकते कंकालों के बीच से। हा 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 हा, हंसी लंबी थी, खींची हुई, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर दर्द में डुबोकर छोड़ा हो। हड्डियां हल्की हल्की हिलने लगीं, जंजीरें आपस में टकराईं, कमरे की काली जमीन पर दरारें रेंगने लगीं। ईसा ने तुरंत अपनी स्थिति बदली। डायरेक्टर व ने हाथ पीछे बांध लिए, पर उनकी आंखें हर कोने को पड़ रही थीं। रुद्र स्थिर खड़ा था, उसकी लाल आंखें अंधेरे में छेद करने की कोशिश कर रही थीं। डर गया, आवाज फुसफुसाई। वह आवाज अब साफ थी, भारी, गहरी, जैसे कई गलों से एक साथ निकल रही हो। लटकती हुई लाश, रामू काका की बेटी की, अचानक झटके से हिली। उसका सूखा सिर धीरे धीरे ऊपर उठा, खाली नेत्रगह्वर में हरी आग जल उठी। भैया, वही मासूम आवाज, पर अब उसमें विकृति थी। रुद्र का जबड़ा कस गया। मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक उसकी गर्दन अस्वाभाविक कोण पर मुड़ी, कड़क की आवाज आए, और वही हंसी फिर फूटी। इस बार दीवारें भी कांपीं, काले धुएं की लहरें फर्श से उठने लगीं। वे घूमती हुई बीच कमरे में इकट्ठी होने लगीं, धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। पहले छाया, फिर उस छाया के भीतर कई चेहरे उभरे, रोती लड़कियां, चीखते चेहरे, खाली आंखें। उसका शरीर स्थिर नहीं था, लगातार बदलता हुआ। पीठ से लंबी हड्डीनुमा भुजाएं निकलीं, उनके सिरे नुकीले पंजों में बदल गए। उसकी छाती के बीच एक काला गड्ढा था, मानो वहां दिल नहीं, शून्य हो।
तू देर से आया, वह गरजा, नहीं तो तुझे भी वो सब देखने को मिलता। कमरे का तापमान गिर गया। रूद के आसपास बैंगनी आभा फिर से घूमने लगी। दानव की हंसी अचानक तेज हो गई। अगले ही पल छत से लटके 3 कंकाल जंजीरों समेत टूटकर नीचे गिरे और जमीन पर गिरते ही जीवित कठपुतलियों की तरह खड़े हो गए। उनकी हरकतें टूटी फूटी थीं, हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ रही थीं। वे एक साथ रूद की ओर दौड़े। रूद ने साइड घुमाए। बैंगनी लहर हवा में चीरी। पहला कंकाल 2 टुकड़ों में बट गया। दूसरे का सिर उड़ गया। तीसरे की जंजीर कट गई, पर वे गिरकर शांत नहीं हुए। उनके टुकड़े जमीन पर तड़पने लगे। दानव हंसा, ये मरते नहीं, ये मेरे हैं। अचानक फर्श से काले हाथ निकले। वे रूद के पैरों को पकड़ने लगे। ईसा ने तुरंत अपने हाथ से एक चमकती चक्राकार ऊर्जा फेंकी। 2 हाथ कट गए। डायरेक्टर व ने एक और मंत्र पढ़ा। नीली ऊर्जा दीवारों पर फैल गई। कुछ क्षण के लिए अंधेरा पीछे हटा, पर दानव अब पूरी तरह सामने था। उसकी ऊंचाई छत तक पहुंच रही थी। वह धीरे धीरे रूद की ओर झुका। तू सबको बचा नहीं सकता, उसने फुसफुसाया। और अचानक कमरा बदल गया। रूद के सामने वही पुरानी याद उभर आए। वो चेहरा, वह विदाई, मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना। दानव की आवाज़ उसी में घुल गई। तूने उसे भी नहीं बचाया। रूद का सीना धड़क उठा। उसकी सांसें भारी हुई। एक क्षण के लिए उसका ध्यान डगमगाया। दानव की हड्डीनुमा भुजा बिजली की तरह आगे बढ़ी और रूद को सीने से टकरा गई। वह पीछे की दीवार से जा टकराया। धमाका हुआ। दीवार में दरार पड़ गई। साइद उसके हाथ से लगभग छूट गई, पर उसने कसकर पकड़ ली। खून उसकी होठों से रिसा। दानव फिर हंसा, देखा, तू भी टूटेगा। रूद धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपने होंठ से खून पोंछा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, पर इस बार उनमें दर्द नहीं था, सिर्फ ठंडा, निर्मम संकल्प। मैं सबको नहीं बचा सकता, उसने भारी आवाज में कहा, पर तुझे आज खत्म करूंगा। निक्स की ऊर्जा अचानक भड़क उठी। साइद का ब्लेड लंबा और चमकीला हो गया। कमरे की हवा घूमने लगी। दानव की हंसी पहली बार हल्की पड़ी। रूद ने एक कदम आगे बढ़ाया, और इस बार वह शिकार नहीं था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल हॉरर तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। आपके कीमती समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।